आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। जय गणपति की। चलिए आज जय गणपति सर। जय गणपति। आज का हमारा जो विशेष कार्यक्रम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये केवल क्लास नहीं है, ये एक तरह से आप लोगों का प्रैक्टिकल है और आप लोगों को जो भी विद्या यहाँ मिल रही है उसको निखारने का एक क्रम है ना, उसको संवारने का और निखारने का क्रम है। तो उसको एक क्लास का रूप दिया गया है और एक ये विद इन दिस presentation we have also conclude डेमो इसलिए क्योंकि देखिए आज का जमाना प्रस्तुति का है। आप कितना भी मेहनत कर लो, कितने भी अच्छी चीज बना लो, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है सब कुछ बेकार है। ये आप सब समझते हैं। कई बार तो बेकार चीज भी प्रेजेंटेशन में चल जाती है, लेकिन हम उस जो भी हमारी यहाँ पर आईकास ग्वालियर के अंतर्गत जितनी भी, चाहे हम जो भी टीचिंग करते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो दोनों चीजों को समावेश लेकर चलते हैं, प्रस्तुति और उसकी क्वालिटी। गुणवत्ता भी मिलेगी और आपको प्रस्तुति भी मिलेगी। तो प्रस्तुति केवल एक के द्वारा ही नहीं होती, जो प्रस्तुति हम सिखाते हैं तो वो आपको भी आना चाहिए। और डेमो इसलिए कि हमारे साथ जो नए लोग जुड़ने वाले हैं, जो हमारा, क्योंकि एक निरंतर प्रक्रिया है सीखने और सिखाने की। तो जो सीखने की प्रक्रिया हमारे यहाँ जो 2 बार आती है नई जून और दिसंबर में, तो उस नई प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमको डेमो देना आवश्यक होता है, जिससे कि हमारे जितने भी नवागत लोग हैं वो ये जान सकें कि हम जिस संस्था से जुड़ने जा रहे हैं वास्तव में वो है क्या। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले हम सभी गणेश वंदना करते हैं, क्योंकि ईश्वर पहले, बाकी सब कुछ तो होता रहता है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मनोजलं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो मैं आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व हमारे आईकास ग्वालियर के चैप्टर चेयरमैन और हमारे गुरुवर आचार्य प्रवीण चतुर्वेदी सर से अनुमति चाहूंगा कि वे 2 मिनट हमको आशीर्वचन दें और कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। जय गणपति की। जय गणपति। जय गणपति की सर। जय गणपति सर। जय गणपति गुरु जी। सर माइक ऑफ हो गया आपका। आपकी आवाज नहीं आ रही गुरु जी। अब आ रही है जय गणपति? हाँ आ रही। ओके, तो देखिए आज हमारी जो क्लास है, जैसा कि किशोर चतुर्वेदी जी ने बताया, नए पुरानों की क्लास है। जो इन्होंने सीखा है वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, और जो सीखने जा रहे हैं उन्हें ये बल मिलेगा कि ये 6 महीने में या साल भर में इतना सीख सकते हैं, तो हम भी सीख सकते हैं। कई लोग हमसे एडमिशन लेते समय पूछते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं आता है, हमें तो ज्योतिष का जा भी नहीं आता है, राशि क्या है, नक्षत्र क्या है, ये भी नहीं आता है। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रारंभ में कुछ नहीं आता था, और वो, मैं सभी से ये भी कहूँगा कि जो भी कोई अपना प्रेजेंटेशन आज यदि 2-3 प्रेजेंटेशन है मान लो किसी के, तो वो अपने प्रेजेंटेशन से पूर्व अपना नाम, काम, धाम, तीनों चीज बताएं, और आईकास में आए तो आपको क्या लगा, 2 लाइन में ये बात कहने के बाद अपना प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। किशोर सर, अभी आप जो प्रेजेंटेशन है वो करा लीजिए,
उसके जी सर। बाद फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जय गणपति। जी सर। जी सर। तो जैसा सर ने अभी बताया कि जो भी हमने हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने केवल अभी यहाँ पर एक सेमेस्टर जो 6 महीने की यहाँ पर पढ़ाई अभी की है और वो हमारे अगले सेमेस्टर में आ गए हैं T2 में, तो उनको हमने यहाँ पर जो भी पढ़ा है उसको प्रस्तुति करने के उद्देश्य से, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि हमको एक तरह से उनके ज्ञान को और उनकी झिझक को दूर करवाना है, और वो दूर होती है बोलने से। जब तक आप बोलना नहीं सीखेंगे, आप कितनी भी चीजें याद रखते हो, आप कितनी चीजें समझते हो, जब तक आप प्रस्तुति नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ज्योतिष एक विद्या बोलने की भी है। आपको ज्ञान जितना भी आता है, जब तक आप सामने वाले को अपनी बात जो शक्ति है उससे जब तक बोल के उसको जब तक आकर्षित नहीं कर लेंगे, तब तक आपकी विद्या बेकार है। तो इसी को देखते हुए, इसी को आगे क्रम में करते हुए हमारे बीच में हमारे छात्रा वीनू जी मौजूद हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने को अनम्यूट करें और अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। वीनू मेहंदी दत्ता जी। नमस्ते सर, मैं जय गणपति की। मैं शेयर अभी कर रहा हूँ, जब तक आप बोलिए। जी जी सर, नमस्ते, जय गणपति की सभी को। मैंने यहाँ से JP1 अभी पहला सेमेस्टर किया है, और इससे पहले कि मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ, मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल द टीचर्स, ऑल द मेंटर्स, जितने भी गुरुजन जिन्होंने भी हमें इन 6 महीनों में पढ़ाया है अपनी तरफ से। मतलब मुझे शायद ज्योतिष का जे सच में नहीं मालूम था, ये भी नहीं मालूम था कि कैसे करेंगे। बहुत सेल्फ डाउट था कि ये जर्नी बहुत बड़ी है, ये कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतना कोऑपरेट करते हुए सभी लोग सिखाते हैं, चाहे वो गुरुजी हों, किशोर सर हों, अलका मैम, देवयानी मैम, आरती मैम। आरती मैम यहाँ पे है, उनको तो मैंने हमेशा अपनी इस जर्नी का सारथी बोला है, क्योंकि जब भी मैं कहीं अटकी, मैंने बस उन्हें कॉल किया और उन्होंने मेरी प्रॉब्लम का समाधान निकाला है। तो सभी गुरुजन अपना पूरा मोर देन 100% देते हुए और हम जैसे अनाड़ियों को इस जर्नी में आगे लेकर जाते हैं। सर आप म्यूट पे हैं, सॉरी। स्क्रीन शेयर हो रही है मैडम? हेलो, नहीं सर, अभी नहीं हो रही है। अब देखिए। जी अब हो रही है।
हाँ बोलिए आप। आईकास ग्वालियर फर्स्ट ज्योतिष प्रवीण के फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा प्रेजेंटेशन है। आई एम वीनू मेहंदी रत्ता and I convey my heartfelt thanks to all the mentors and all the teachers of ICAS Gwalior for guiding me throughout the entire session. It's my heartfelt thanks to Guruji, Kishore sir, Aarti madam, Devyani ma'am and Alka ma'am. Without their support, it would not have been possible for me to complete my first semester, not at all. I'll be presenting my presentation on Ketu, which is a shadow planet. It's also a south node. Ketu is a shadow planet in Vedic astrology and it represents the south node of the moon. Though it has no physical existence, it plays a crucial role in shaping destiny. Ketu also signifies our past life karmas, detachment, our spiritual evolution, and our moksha or liberation. There's a mythological story behind the origin of Ketu. In our mythology, during the Samudra Manthan, the demon Swan he took he became Mohini and then drank the nectar of immortality. Lord Vishnu, Sun and Moon recognized that he is not Mohini and is the demon Swarvanu. So they complained it to Lord Vishnu. And after getting to know this, Lord Vishnu had severed them into two parts. Because the Swarvanu had tasted nectar, the Amrit, he could not die. So when he was severed in two parts, his head became Rahu and the body became Ketu. So the Ketu separation symbolizes separation from ego and material identity. Ketu is symbolized as a headless body. It's like a smoke and the flag. These symbols represent ego loss, confusion before clarity, and victory over material desires. Ketu's nature is cold, dry, mystical, and unpredictable. If we talk about the nature and characteristics of and the properties of Ketu, there are three nakshatras under the Ketu Dev. It's Ashwini at 13.20 degree, Magha at 133.20 degree, and Mool at 253.20 degrees. The distance which is covered by Ketu daily is 3 minutes. For one Rashi, the transit time is 1.5 years, and one orbit cycle it takes 18 years. If we talk about the planetary cabinet, Ketu is considered as the soldier of the cabinet. Its color is ash gray, a smoky color. It's of Nimn Varn, Shudra Varn. It's transgender, and the direction connected with Ketu is Nairitya Kon, the southwest direction of our house. Anyway, southwest direction is connected with Ketu. The significance of Ketu, the Karak Tattvas of Ketu. Ketu governs moksha, renunciation, our past life karmas, our intuition, any occult signs, isolation, our spiritual wisdom, spiritual growth. This is all governed by Ketu. Ketu gives us spiritual detachment. It's long and beautiful. Ketu is very mystical and entangled. Anything which is entangled, it comes under Ketu. It represents our maternal grandfather and paternal grandfather. It's also responsible for occult science, mystical science, and tantra vidyas. Ketu represents karmic collections, both good and bad, as well as our spiritual and natural influences. Ketu signifies the spiritual process of the refinement of materialization to the spirit and is considered both malefic and benefic, depending on its condition. This process causes sorrow and loss, and yet at the same time it turns the individual to the god. In other words, it causes materialistic loss in order to force a more spiritual outlook in the person. Ketu is the karak or indicator of intelligence, wisdom, non-attachment, fantasy, penetrating insight, derangement, and psychic abilities. Ketu is believed to bring prosperity to the devotee's family and remove the effects of snake bite and illness arising out of poisons. The people who come under the influence of Ketu can achieve great heights, most of them spiritual heights. Dogs and all animals with horns are also governed by Ketu. Any sort of secret agencies, detective agencies, all are CBI and RAW like agencies, they fall under Ketu. The planets to which Ketu is friendly,
is Ketu is a friend of Mars, Venus, and Saturn. Neutral planets is Ketu is neutral with Mercury and Jupiter, and since Sun and Moon had they have opened the identity of Swarbhanu as demon, so Ketu is an enemy to Sun and Moon. Whenever Sun, Moon, and Ketu are in conjunction, it creates an eclipse, and it is there's a mythological story that Ketu swallows Sun and Moon for a day when the eclipse happens. Benefic and malefic effects of Ketu. Whenever Ketu is well placed in somebody's charts, it bestows deep intuition, wisdom, and spiritual growth. And whenever it is not in a very good position, when it's afflicted, it can create confusion, sudden losses. It can give isolation and even emotional detachment. Ketu is benefic when it is in Scorpio at 20 degrees, and it's malefic when it is in Taurus at 20 degrees. Uh, all the planets have aspects. That is the seventh aspect. It's every planet has. But Rahu and Ketu, since one is head and one is body, they're always at 180 degrees from each other. They're always opposite to each other. So Ketu has no special aspect as Rahu would always be placed opposite at 180 degree. That is seventh house from its place. Whenever there's a Ketu's Mahadasha or Antardasha, Ketu Mahadasha lasts for 7 years and it is a phase of karmic cleansing. It brings sudden changes, loss of attachment, and a strong inclination towards spiritual practices. Now we'll be talking about the effects of Ketu in all 12 houses one by one. What will happen if it comes in our first house, second house, and so on. So if Ketu is in Lagna house, first house of some native, it can give dissatisfaction in married life, mental unrest, and health concerns. The person may face sudden obstacles, misunderstandings, and problems due to wrong company. There is a detached nature, harsh speech, frequent movement, and a strong search for meaning in life. There are chances of physical disability also. So in overall, in first house, Ketu brings instability. It can also bring stomach issues like piles or child related stress. Whenever Ketu would be in second house, the person may speak harshly, face financial ups and downs, and will suffer from health or family related stress. There can be problems in education, food habits, and family harmony. The native may feel dissatisfied despite having all the resources and may struggle with savings. So, overall, it brings the loss of wealth and it also brings oral or mouth related problems. Whenever we'll have Ketu in third house, the person would be courageous, ambitious, and very hardworking. But still, the person will face misunderstandings with siblings or family or friends. There can be sudden fears. There will be a lot of mental stress or communication issues, and he or she would be misunderstood. At the same time, the natives can be talented, artistic, popular, and capable of achieving success through self efforts. So, overall, it will bring wealth, it will make the strong personality. It may bring arm pain, unseen fear, and problem with siblings and loss of child. If Ketu is in fourth house, it will give lack of peace at home and emotional dissatisfaction. The person may live away from homeland, face issues with mother, property, or vehicle, and feel insecure or restless. There will be loss of property. There are chances of loss of property and stomach or gas or acidity issues. If Ketu is in fifth house, it can cause worries related to children, education, and mental peace. The person may feel confused, anxious, or emotionally detached. There'll be creativity, but still stability won't be there. Sexual disorders and troubles due to children. If Ketu is in sixth house, हेलो। हेलो सर आप चेंज कर रहे हैं मैं आगे कंटिन्यू करूं? नहीं, आप फिफ्थ हाउस बोल रही है ना, सामने है ना फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हो गया सर, सिक्स्थ हाउस नहीं हुआ, आपने बोला कहाँ भी? केतु इन फिफ्थ हाउस Okay, बोला केवल। Ketu in fifth house can cause worries related to children, education, and mental peace. The person will feel confused, but still will remain anxious or emotionally detached. There'll be a lot of creativity, but stability would be lacking. It can also bring sexual disorders, troubles due to children.
if we have Ketu in our 6th house, it will make us capable of defeating our enemies and handling the challenges. There'll be health issues, there'll be debts or stress may come, but the native has a strong fighting spirit and would be able to survive. There'll be a lot of gains, wealth, and comfort if the Ketu is in 6th house. Ketu in 7th house, it will create a lot of problems in our marriage and partnerships with the spouse. The person may face separation, misunderstandings. There'll be a lot of emotional distance from the spouse and stress due to relationship or business partnerships also. Overall, there'll be loss of wealth, fear of water, and sick children. If Ketu is in 8th house, it will give a lot of ups and downs suddenly. There'll be fear, insecurity, a lot of health problems. The person would be isolated, can face sudden accidents or losses, but can also gain interest in occult or in hidden sciences like tantras, astrology, or any occult science for that matter. And sometimes the person may get some sudden gains in lotteries or something like that, but there'll be injuries also with that. If we have Ketu in 9th house, there'll be a lot of face ups and downs. The luck won't favor. There'll be a lot of differences with fathers or father-like figures or mentors. The person would be confused about religion, which religion to follow. Can be aesthetic also. There can be spiritual interest, but faith may be unstable. There'll be gains, there'll be financial gains, but there won't be any support from from parents, and blessed with children. Ketu in 10th house, it will give a lot of problem in career, reputation, relationship with authority figures. The person may feel dissatisfied with the work, but can be spiritually inclined and take sudden career decisions. Overall, it will give career instability and it would be unfortunate for children also. Ketu in 11th house, the person gains wealth, comfort, and social success, but still feel detached. Friends and networks help in success, yet inner satisfaction would be missing. Wealth, luxury, and success is there if Ketu is in 11th house. If Ketu is in 12th house, it will give losses, expenses, but it will bring foreign stay, isolation, and there'll be some sleep or health issues. The person may spend money carelessly, but can gain strong spiritual knowledge and interest in meditation or the occult. There'll be a lot of expensive losses and stomach issues if Ketu is placed in 12th house. With this, we come to an end of this presentation. Ketu in 11th house. And again, I just thank all my mentors, all my teachers for enabling me so that I can sit here and give this presentation. Thank you so much. थैंक यू मैम। जय गणपति की सर। जैसा आपने शुरू करने से पहले बोला था कि मैं ज्योतिष का ज्ञान नहीं जानती थी, लेकिन आज आपने केतु के बारे में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, ना केतु के बारे में ही नहीं, इवन मैं समझता हूँ जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं, उन 9 प्लैनेट्स हैं, उन सबके बारे में इतना ही सीखा होगा, और इसमें कोई झूठ और अतिशयोक्ति नहीं है। तो अच्छी बात है, आपने इसको डीपली प्रेजेंटेशन दिया, अपने प्रवीण फर्स्ट के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार किया, पूरे भाव के आधार पर, 12th जितने भी भाव हैं उनके आधार पर, और उसकी हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि देखिए, केतु एक ऐसा ग्रह है जिसे ज्योतिष के या एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रमुख रूप से हम इसको मानते हैं, क्योंकि केतु क्या है, मोक्ष प्रदाता है। और व्यक्ति जो इस फील्ड में जब भी आता है, ज्योतिष की फील्ड में, तो ज्योतिष एक आध्यात्म है। जब तक आप आध्यात्मिक नहीं है तो आप ज्योतिष से नहीं जुड़ सकते, आपको आध्यात्म साथ लेके चलना पड़ेगा। और आध्यात्म में आदमी क्या चाहता है? मोक्ष। वो चाहता ही है कि मैं इस दुनिया से विरक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करूं। तो केतु इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। केतु ध्वजा है, केतु एक फ्लैग है, और फ्लैग क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं कीर्ति। बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े राजा महाराजा जब निकलते हैं, पुराने जमाने राजा निकलते थे, तो उनके भी रथ पर एक झंडा रहता था, बिना झंडे के कोई रथ नहीं निकलता था। और आज के समय में
जब बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति निकलते हैं तो भी आपने देखा होगा उनके वाहन पर आगे झंडा लगा रहता है। तो वो झंडा कुछ नहीं है, दैट इज केतु। वो केतु का ही सर है, वो केतु है, वो केतु ही ध्वज दिलवाता है। लेकिन उसमें जुपिटर का रोल, वही चीज अलग है, जुपिटर उसके साथ होता है, तब उसको हम ध्वज कीर्ति योग बोलते हैं। और उस ध्वज कीर्ति योग से ही व्यक्ति के गाड़ी में झंडा लगता है। तो केतु बहुत अच्छा भी प्लेनेट है, लेकिन केतु जब अच्छे की बात आती है और जब बुरी की बात आती है, क्योंकि देखिए दुनिया में नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें मौजूद हैं, बिना उसके तो चिरकाल से चलता चला आया है कि दानव थे तो देव भी थे, और आज भी ऐसा ही है कि अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं, पॉजिटिविटी भी है तो नेगेटिविटी भी है। तो इसकी नेगेटिविटी क्या है? अगर अच्छाई है तो नेगेटिविटी भी है। केतु मतलब कट। जब कभी आप केतु का नाम सुन लें, समझ लें कट मतलब वो कहीं ना कहीं उस अपने कारक के अनुसार या अपने जहां पर बैठा है उसके गुणों में कहीं ना कहीं कट जरूर करेगा। लेकिन ये कट इसका जब ये 12th भाव में 12th भाव से रिलेशन करेगा तो ये कट क्या करता है? आपके जीवन चक्र को कट करके आपको मोक्ष ले जाता है। तो वहां ये कट इसका अच्छा है क्योंकि मोक्ष ले जा रहा है, लेकिन प्रवृत्ति कट की है। तो बहुत अच्छा आपने केतु के बारे में बताया। और मैं समझता हूँ जितने हमारे चाहे नए लोग हैं जो आज क्लास में हैं, आज के इसमें हैं, और जितने पुराने जुड़े हैं, तो सभी ने आपके इस प्रेजेंटेशन का आनंद लिया होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नीरज जी हैं क्या? नीरज जी सर। हाँ तो जी सर। जी तो अब मैं सेटिंग मेरे नीरज जी से आग्रह करूंगा कि वे आए, अपने को अनम्यूट करें, अपना परिचय दें, और परिचय देने के पश्चात जो आपका प्रेजेंटेशन है उसके बारे में बताएं। नीरज गुप्ता जी। एक सेकंड। मैं नीरज गुप्ता अंबा से हूँ। मैं आईकास का प्रवीण का ज्योतिष प्रवीण का प्रथम का छात्र हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस ग्वालियर चैप्टर। टॉपिक मेरा है वीनस के ऊपर है, वीनस के बारे में है। आपका क्या वास्तु वाला है ना? कौन सा बनाया? नहीं सर, शुक्र का है जी सर। अच्छा, शुक्र वाला। जी। हाँ, एक सेकंड। देखिए शेयर हो रहा है, दिख रहा है? हाँ जी सर जी। चलिए बोलिए। इंडेक्स है जिसमें जी वीनस द प्लैनेट्स ऑफ लव ब्यूटी एंड लग्जरी। शुक्र ग्रह का परिचय, शुक्र ग्रह के अन्य नाम, शुक्र ग्रह का स्वरूप वह कैसा दिखता है, शुक्र ग्रह की राशियां, शुक्र की मित्र और शत्रु ग्रह, शुक्र ग्रह का महत्व, शुक्र ग्रह का मानव जीवन पर प्रभाव, मजबूत शुक्र के लक्षण, कमजोर शुक्र के लक्षण, शुक्र ग्रह से जुड़ी बीमारियां, शुक्र ग्रह के उपाय, शुक्र ग्रह से जुड़े रंग और रत्न, शुक्र ग्रह से जुड़े दिन और दिशा, शुक्र ग्रह की पौराणिक कथा निष्कर्ष। शुक्र ग्रह का परिचय। शुक्र ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में प्रेम, सौंदर्य, विलासिता, धन, कला, संगीत, फैशन, वैवाहिक जीवन और भौतिक सुखों का मुख्य ग्रह माना गया है। यह ग्रह व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सुख, सुविधा, रिश्तों की मधुरता और ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है उसका जीवन सुंदर, सुखी और समृद्ध होता है। ये विष्णु पुराण से लिया हुआ है। शुक्र ग्रह के अन्य नाम भृगु, उष्णा, कवि और दैत्य गुरु। मत्स्य पुराण।
शुक्र का स्वरूप। शुक्र ग्रह बहुत चमकीला, सुंदर और सफेद रंग का दिखाई देता है। इसे पृथ्वी से सुबह और शाम के समय एक तारे की तरह देखा जा सकता है। इसी कारण इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये भी मस्तिष्क पुराण से लिया है। शुक्र ग्रह की राशियां। शुक्र ग्रह की शुक्र ग्रह 2 राशियों का स्वामी है, वृषभ और तुला। इन राशियों के लोग सुंदर, आकर्षक, शांत स्वभाव वाले और कला प्रेमी होते हैं। इनमें फैशन डिजाइनिंग, अभिनय और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। ये वैद पाराशर पूरा शास्त्र से लिया है। शुक्र के मित्र और शत्रु ग्रह। मित्र ग्रह बुध और शनि, शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल। मित्र ग्रहों के साथ होने पर शुक्र शुभ फल देता है और शत्रु ग्रहों के साथ होने पर कमजोर हो जाता है। मानव जीवन पर प्रभाव। शुक्र ग्रह जीवन में निम्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है: प्रेम संबंध, विवाह और दाम्पत्य जीवन, सुंदरता और व्यक्तित्व, धन, गाड़ी, घर और आभूषण, कला, नृत्य, संगीत और फैशन। वैद पाराशर और शास्त्र। मजबूत शुक्र के लक्षण। मजबूत शुक्र वाले व्यक्ति बहुत आकर्षक होते हैं। उनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। उन्हें धन और आरामदायक जीवन मिलता है। वे कला और संगीत में निपुण होते हैं। समाज में सम्मान और लोकप्रियता प्राप्त करते हैं। फल दीपिका से लिया है ये। कमजोर शुक्र के लक्षण। कमजोर शुक्र वाले व्यक्ति रिश्तों में तनाव रहता है, धन की कमी रहती है, त्वचा, आंखों और हार्मोन से जुड़ी समस्या होती है, आत्मविश्वास कम होता है, जीवन में असंतोष रहता है। फलदीप। शुक्र से जुड़ी बीमारियां। त्वचा रोग, आंखों की कमजोरी, हार्मोन असंतुलन, प्रजनन संबंधी समस्या, मानसिक तनाव और अनिद्रा। मस्तिष्क पुराण। शुक्र ग्रह के शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, मां लक्ष्मी की पूजा करें, ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, गरीबों को सफेद मिठाई, चावल या दूध का दान करें, हीरा या ओपल रत्न धारण करें। मस्तिष्क पुराण। रंग और रत्न। शुभ रंग सफेद, गुलाबी, क्रीम। शुभ रत्न हीरा, ओपल और व्हाइट जर्कन। काल किताब पाराशर संहिता। शुभ दिन और शुक्रवार शुक्र ग्रह का विशेष दिन है। दक्षिण पूर्व दिशा शुक्र की दिशा मानी जाती है। पाराशर संहिता लाल किताब। शुक्र ग्रह के एक पौराणिक कथा है। बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी? हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। आ रही आवाज? अब आ रही है। हेलो। हाँ, आ रही है, आ रही है, बोलिए। ठीक है। शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे और वे दैत्यों असुरों के गुरु माने जाते थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, जबकि असुरों का मार्गदर्शन शुक्राचार्य करते थे। दोनों गुरुओं के बीच हमेशा यह प्रतिस्पर्धा रहती थी कि किसके शिष्य अधिक शक्तिशाली और सफल होंगे। देवताओं को कई बार असुरों से युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब भी कोई असुर मारा जाता, शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उसे फिर से जीवित कर देते थे। इस दिव्य विद्या के कारण असुरों की सेना बार बार पुनर्जीवित हो जाती थी और देवता असहाय महसूस करने लगते थे। देवताओं ने इस समस्या के समाधान के लिए अपने गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा। कच्छ ने शिष्य बनकर बड़ी श्रद्धा से शुक्राचार्य की सेवा की। वर्षों की कठोर तपस्या, सेवा और विनम्रता से प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने अंततः ज्ञान और तपोबल से कच्छ को पुनः जीवित किया। परंतु तब कच्छ का शरीर उनके ही अंदर
समा चुका था। इससे यह सिद्ध होता है कि शुक्राचार्य न केवल महान गुरु थे, बल्कि उनमें करुणा, तपस्या और अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति भी थी। इस कथा के कारण शुक्र ग्रह को ज्ञान, तपस्या, प्रेम, करुणा और पुनर्जीवन की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से ज्योतिष में शुक्र को केवल भौतिक सुखों का ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बल और जीवनदायी ऊर्जा का भी ग्रह कहा गया है। ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण। उस बुक लिए हुए शुक्र ग्रह का परिचय विष्णु पुराण से लिया है। शुक्र ग्रह का नाम स्वरूप मत्स्य पुराण, शुक्र की राशियां मित्र, शत्रु, बृहत पराशर, होराशास्त्र, मानव जीवन पर प्रभाव, बृहत पराशर, होराशास्त्र, मजबूत शुक्र के लक्षण, फलदीपिका, रोग व उपाय, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, रंग रत्न लाल किताब, पराशर संहिता। थैंक यू। सभी गुरुजनों का सहयोग से मैंने ये प्रेजेंटेशन तैयार किया। पांडे जी, सबसे सुंदर आपके आज के प्रेजेंटेशन में एक बात थी, वो थी आपने जो कोट किया। जब शुरुआत में हमने आप लोगों को गाइडेंस के लिए बोला था कि किस तरह से तैयार करना है, तो एक बात हमारे द्वारा ये भी कही गई थी कि आप उसको जो भी आपने तैयार किया है उसका कहीं ना कहीं जो हमारी क्लासिकल बुक्स हैं उनका रेफरेंस जरूर डालें। तो वो आपने डाला, इस बात का ध्यान रखा, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि देखिए, जो एक्चुअल नॉलेज है वो क्लासिकल से ही आती है। आप इसको अगर कहीं वीडियो से, मीडिया से, यूट्यूब से कुछ भी कलेक्ट करके या नकल करके लिखते तो वो आपका मेहनत नहीं होती, बस केवल एक है कि चूंकि काम दिया है, तैयार करना है, प्रेजेंटेशन देना है, कहीं से भी कलेक्ट करो और इसको चिपका दो। लेकिन आपने उसका रेफरेंस दिया तो मतलब कहीं ना कहीं उन चीजों को पढ़ा होगा, खोजा होगा और निकाला होगा। और जब चीजों को हम देखते हैं और जब पढ़ते हैं और खोजते हैं तो मानी बात है कि वो चीजें हमारे दिमाग में भी और हमारे ज्ञान में वृद्धि जरूर करती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपके प्रेजेंटेशन में सबसे खूबसूरत चीज आपका रेफरेंस पॉइंट था, जो और भी लोगों को प्रेरित कर रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए, आज अभी हमने हमारे 9 प्लैनेट्स की गाथा में से, क्योंकि क्या है कि आप लोग सब प्रवीण के 1 के ही छात्र हैं और आपने सबसे पहले शुरुआत ही यहीं से की थी कि प्लैनेट क्या होते हैं, राशियां क्या होती हैं। क्योंकि जब हम जब हम किसी को लैंग्वेज सिखाते हैं और उसको जब टेंस सिखाते हैं तो बिल्कुल प्रारंभ वाली बात है कि उसको पहले ABCD सिखाना पड़ती है, वर्णमाला सिखाना पड़ती है। तो ज्योतिष की वर्णमाला, ज्योतिष की ABCD प्लेनेट है, नक्षत्र हैं, राशि हैं। क्योंकि आप लोगों ने पहले वाले चैनल को पार किया है तो उसी से संबंधित आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया था कि कम से कम आप प्लेनेट के बारे में जान सकें कि प्लेनेट होता क्या है, प्लेनेट की हिस्ट्री क्या है, प्लेनेट का कारक तत्व कौन से हैं, प्लेनेट की उसकी जो अच्छाइयाँ या उसकी बुराइयाँ, क्योंकि दोनों चीजें होती हैं, वो क्या है, वो सारी चीजें समावेश करने को बताया गया है। तो आज हमने अभी केतु और शुक्र के बारे में 2 गाथाएं सुन चुके हैं। अगली गाथा जिस प्लेनेट के डर के मारे शायद मैं समझता हूँ कई लोग ज्योतिष में आते हैं और कई लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी के पास जाते हैं और उसी के जो आजकल चल रहा है उसी के डर के मारे फिर भगते हुए आते हैं, या उससे फिर कहते हैं कि महाराज कुछ तो उपाय बताओ, इससे बहुत डर लगता है। और जो कुछ समझदार होते हैं वो फिर एस्ट्रोलॉजी क्लास में आ जाते हैं कि अरे देखेंगे, पहले इसको समझे तो ये है कौन, इसके बाद देखते हैं कि ये क्या करता है। तो मैं समझता हूँ कि इसको हमारे यहाँ की मोनल गुप्ता ने समझ लिया है और बता दिया है कि ये कौन है, और वो है हमारा राहु। तो राहु के बारे में बताने आ रही हैं मोनल गुप्ता जी। जय गणपति सभी को। मेरा नाम मोनल गुप्ता है और मैं आईकास में ज्योतिष प्रवीण की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं अपने सारे गुरुजनों को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ
उन लोगों की गाइडेंस में हमने अभी तक बहुत कुछ सीखा है। परमीन सर, किशोर सर, अलका मैम, देवयानी मैम और आरती मैम, सबने इतना अच्छे से गाइड किया है कि अब आगे और ज़्यादा इतनी शायद सीखने की कि और इसको आगे परस्यू करेंगे। तो मेरा टॉपिक है राहु। सर का शायद नेटवर्क चला गया आगे कॉल करती और इंग्लिश में बोल रही थी बॉस। जय गणपति की। जब तक नेटवर्क आता है तब तक और कोई चर्चा हो जाएगी। ये मैं ललिता गोयल जो है उनके बारे में जानना चाहूँ। ललिता गोयल जी कौन है? ललिता जी आप अपना परिचय। हाँ, जी नमस्ते जी। नमस्ते। म्यूट करो, म्यूट करो। डबल जुड़ी है क्या आपकी डिवाइस ललिता जी? हाँ, कर रही हूँ। हाँ वो बोलेंगे ना। हाँ, ललिता जी आप कहाँ से हैं? हेलो। हाँ मैं भोपाल से हूँ। भोपाल से। अच्छा वो राजेश गुप्ता जी ने बोला है। हाँ हाँ, मैं उनकी जी सिस्टर जी हूँ। जी बिल्कुल ज्वाइन करिए और फिर आपको अच्छा लगे तो आरती जी से चर्चा करिए। ठीक है, थैंक यू। ठीक। बंद कर लीजिए माइक, कोई दिक्कत नहीं। किशोर सर आपका चालू हो जाए तो बता देना, तब तक मैं इन लोगों से बात जी करूँ। सर, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई कर रहा हूँ, बात बता नहीं, रहा हूँ। कर लीजिए आराम से। आरुल चतुर्वेदी तो पहले से हैं। ये आर यूनिवर्स फील्ड के नाम से कौन का है? आर यूनिवर्स फील्ड। चलिए बताइए भाई। शिवांगी, श्वेता, ये तो बाकी तो मेरे को पुराने ही लग रहे हैं सब। आराधना शर्मा, आराधना जी। हेलो सर। हाँ जय जय गणपति। गणपति जी। जय वीडियो ऑन गणपति करेंगे जी। जरा आपका, जी वो सर। भी चित्र भी देख लेंगे। जी सर, कर लिया सर। जी जी परिचय दे सर दीजिए। सर सर मैं आराधना शर्मा, मैं गुड़गांव से हूँ और आईकास का P1 मैंने अभी एग्जाम दिया है गुड़गांव सेंटर से ही। और यहाँ से आप अभी मैं न्यूमरोलॉजी में जॉब। लिए है ना? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके ओके, वेलकम वेलकम। अभी क्या कर रही हैं आप? थैंक यू सर। सर अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मतलब एज पर जॉब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने छोड़ दी। ओके बस अभी एस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी यही सब। ओके, वेलकम। थैंक यू सर। किशोर जी आ गया क्या आपका चैनल? सर चिंतामणि सर भी नए आए अभी तक चिंतामणि जी पिछली क्लास में थे ना? चिंतामणि जी आई? नहीं। अच्छा नहीं थे। चिंतामणि जी, चिंतामणि पटंकर। चिंतामणि जी जरा आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन करेंगे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा आपका वो परिचय दे देंगे। पिछली क्लास में थे क्या आप? अच्छा थे ये। जी मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मेरी
से यहाँ पे मैं इन्फोसिस में कार्यरत हूँ पिछले 3 सालों से। मेरा टोटल कार्यकाल सॉफ्टवेयर डेवलपर का 10 से 12 साल का है। ओके ओके, IT से हैं आप, और चलिए अच्छा है, उसमें भी ये समय निकाला है अपने एस्ट्रोलॉजी के लिए। और आप जैसे लोगों की जरूरत है, IT वालों की, सॉफ्टवेयर के, इसके ज्योतिष के लिए, क्योंकि ज्योतिष का जो नेट है, नेटवर्क है, जब हम ज्योतिष में जाते हैं तो ज्योतिष इतना बड़ा क्षेत्र है कि ज्योतिष को समझना आसान नहीं है। देखिए, हम छोटी सी इकाई से शुरू करते हैं ज्योतिष को। ज्योतिष में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले होते हैं ग्रह, जिसके बारे में हम बचपन से जानते हैं। और उस बचपन से जानने वाले ग्रहों में सबसे पहले देखते हैं हम, जब हमारी सुबह होती है तो हमें एक तारा दिखता है, जिसको हम कौन सा ग्रह कहते हैं, जो चमकता हुआ प्रकाश देता है, पूरे दिन का प्रकाश देता है, सूर्य। जब रात हो जाती है तो हमें एक ठंडा सा, गोल सा, सुंदर सा एक तारा दिखता है, उपग्रह दिखता है, उसका नाम है चंद्रमा। फिर हमें और भी ग्रहों के बारे में पता चलता है, धीरे धीरे 9 ग्रह देखने को मिलते हैं। अब 9 ग्रह है, फिर पता चलता है कि एक जॉडिक साइन है, उसके अंदर 12 राशि हैं, 12 साइन है, 12 राशियां हैं। तो 9 ग्रह 12 राशि मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप लोग सीखते हैं तो 9 ग्रहों को पढ़ समझना, फिर 12 राशियों को समझना, फिर उनको मल्टीप्लाई करना। चलो ठीक है, 12 नंबर 108 हो गया, 108 हो गया। 108 प्रेडिक्शन याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत दिमाग में रख सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और इकाई आ जाती है, वो हो जाती है 27 नक्षत्रांश। यहाँ तक कि वो 28 भी है, लेकिन 27 की बात करेंगे। तो 108 मल्टीप्लाई बाई 27, बड़ी टेंशन है। अब आप देखिए कितना हो जाएगा, है ना। चलो 27 पर भी हमारी बात टिक जाए, अच्छी बात है। लेकिन समस्या फिर क्या होता है कि जो 27 नक्षत्र हैं वो भी 4 भागों में बटे हुए हैं। 27 मल्टीप्लाई बाई 4, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं कि नहीं होते। तो फिर हमारा वही पहुंच गया। तो ऐसे करके 108 का जो हमारा श्रृंखला है वो बहुत लंबी श्रृंखला है, और इस सबको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। उस समय हमें आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है कि ऐसा कोई बंदा हो जो हमारे ये सारे मल्टी कैलकुलेशन को एक साथ इकट्ठा कर दे, मर्ज कर दे, और जब हम जो मांगे वो दे दे। हालांकि ऐसा बहुत सारे सॉफ्टवेयर बन गए हमारे, जिसमें हम लिखते हैं कि सूर्य उच्चिका है और रेवती नक्षत्र में है और 3रे चरण में है और 12वें भाव में है, मान लो जो भी कंडीशन है सारी लिख देते हैं हम। तो वो सारी कंडीशंस के बारे में सब अलग अलग किताबों का मटेरियल एक जगह लाके देता है, और वो है आपका IT। तो आपका वेलकम, और आप जैसे लोगों का तो बहुत हमें जरूरत। इसलिए एस्ट्रोलॉजी साइंस इसलिए है, देखिए हम बहुत इसको सरल समझ रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी बहुत सरल है। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी सरल नहीं है। जब हम राशि, डिग्री, अंश, कला को सिद्ध करते हैं तो हम वो करते हैं जो हमने बचपन में 10th में किया था, 9th में किया था। जब मैंने 9th और 10th की पढ़ाई 1986 के आसपास की थी, तब हमारे सामने एक होता था साइन, एक होता था कॉस, एक होता था टेन, एक होता था टेंजा। हम कहते थे क्या है जी, समझ में नहीं आता था, क्योंकि गणित को समझना थोड़ा कठिन होता था। और फिर हमारे गुरुजी कहते थे 36 घटी 35 पल, वहां हम घटी पल में पढ़ रहे थे, यहाँ हम इसमें पढ़ रहे थे। फिर हम जब इसको साइंटिफिक रीजन में एस्ट्रोलॉजी को पढ़ना चालू किए तो हमें पता चला कि जो साइन कोस टेन टेंजा जो हम पढ़ रहे थे वो तो हम बहुत पहले से पढ़ रहे थे। पूरा ज्योमेट्री हमारे उसमें एस्ट्रोलॉजी में पहले से शामिल है। एस्ट्रोफिजिक्स हमारे अंदर है, एस्ट्रोफिजिक्स से हम पूरा एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं हम, और जो हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो पूरा एस्ट्रोलॉजी है। तो पता चला कि हम तो पहले से ही एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, आप सब लोग भी पहले से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे।
केवल उसकी समरी, उसको एक साथ मिलाने का काम अब हो रहा है आईकास के माध्यम से। तो इसलिए आप बिल्कुल, आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, वैज्ञानिक हैं, और एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे एनाटॉमी हो, मतलब आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सारा कुछ यहीं पर मिलेगा आपको, एस्ट्रोलॉजी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उन सब के बारे में बताते हो। आप एग्रीकल्चर में जाइए, आप एग्रीकल्चर में जाइए, आप बताओगे तो आपको भी तो एग्रीकल्चर के बारे में मालूम होना चाहिए कि एग्रीकल्चर क्या है, तभी तो आप बता पाओगे। आप किसी को किसी भी साइंस के बारे में प्रेरित कर रहे हो तो आपको उसके कंटेंट्स पते होने चाहिए, और वो किस ग्रह, राशि, नक्षत्र के अधीन आते हैं। इसका मतलब आप लोग सारे प्रकार के साइंसों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज रखते हो, तभी, और रखते हो तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। किशोर सर, यदि आपका तैयार हो तो आप ले आना बीच में। जी सर, तैयार है। हाँ बिल्कुल ले आइए, और मैं, क्योंकि मैं तो बीच में जब आपका कुछ वो होगा तो मैं बता दूंगा, और भी आगे की बात बता दूंगा। नहीं तो वही मैं हम बता रहा आप सभी का स्वागत करते हैं ज्योतिष की इस कक्षा में, और बीच बीच में हम आपको बताएंगे, और एक दो दिन की प्रेजेंटेशन होने के बाद हमारी क्लासेस बाकायदा जो डिवाइड हो जाएंगी क्लास ग्रुप में, प्रवीणा, फर्स्ट, प्रवीणा 2, विशारद, आचार्य, वास्तु, हस्तरेखा, नंबरोलॉजी, सब क्लासें अलग होगी। लेकिन ये कंबाइंड क्लास आप सभी के फायदे की है, क्योंकि हमारी क्लासेस कंबाइंड इसलिए हैं कि हर ज्योतिष का संबंध एक दूसरे से है। ज्योतिष और हस्तरेखा, ज्योतिष और वास्तु, ज्योतिष और कृष्णमूर्ति, ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष और नाड़ी, सब आपस में जुड़े हैं, कनेक्ट हैं। जय गणपति। जय गणपति। अभी बात चल रही थी प्लेनेट की। सबसे पहले वीनू जी ने केतु के बारे में जब स्टार्ट किया था तो मैंने उसके केतु के गुण बताए थे, और जैसे ही मोनल जी आई राहु के बारे में, तो देखो उसने प्लेनेट ने तुरंत ताड़ लिया, कितने अपने उड़ा आसपास दिया। रहता है वो। राहु ने तुरंत ताड़ लिया कि जो मेरी ज्यादा क्वालिटी कर रहे हैं, मेरी ज्यादा बढ़ाई कर रहे हैं, डिटेच कर दिया मेरे को तुरंत। राहु का काम क्या होता है? डिटेच करना। देखो, आप ज्योतिष को जब तक आप अपने दैनिक जीवन से नहीं जोड़ोगे, आप नहीं समझ पाओगे। तो राहु का काम ही होता है अलग करना। राहु जब भी आपकी दशांतर दशा में आ जाए, समझ लेना कहीं ना कहीं आपको अपने पद से, अपनी जगह से, भले ही ट्रांसफर मतलब भले ही आप ऑफिस में इस कुर्सी पर बैठते हैं, उस कोने में चले जाओगे, दूसरी कुर्सी पर बैठ जाओगे, लेकिन करेगा जरूर। तो आज उसने अपनी तारीफ सुनी मेरे मुंह से, मेरे को तुरंत डिटैच कर दिया MS टीम से, और मैं डिटैच हो फिर दोबारा मेरे को अटैच करना पड़ा। तो ऐसे राहु की गाथा मोनल जी सुनाएंगी। चलिए मैं शेयर कर रहा हूं राहु क्या है। दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। करिए स्टार्ट। जी सर। तो स्लाइड चेंज कर दीजिए, सेकंड स्लाइड जी। की, तो इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं राहु का थोड़ा सा एक परिचय देना चाहूंगी। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन में अमृत निकला तो स्वरभानु नामक एक असुर ने रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसे जब देख लिया तो विष्णु भगवान जी को बता दिया। तो क्रोध में आकर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत पीने के कारण वह अमर हो चुका था, तो उसका सिर राहु कहलाया और धड़ जो है वो केतु कहलाया। इसी कारण राहु और केतु हमेशा सूर्य और चंद्रमा से बैर रखते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में जानते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह माना जाता है जो जीवन में गहरे प्रभाव डालता है। यह हमारी सोच और व्यवहार में बदलाव लाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु को हम एक रहस्यमयी और प्रभावशाली ग्रह मानते हैं। इसे छाया ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। ये पृथ्वी और चंद्रमा के परिक्रमा पथ के कटान बिंदु को दर्शाता है। सर सेकंड स्लाइड लगा दीजिए।
तो राहु का प्रभाव ज्योतिष में, इसकी भूमिका, राहु का ज्योतिष में गहरा प्रभाव होता है जो व्यक्ति की व्यक्तित्व, करियर और स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण असर डालता है। यह ग्रह अक्सर अनिश्चितता और परिवर्तन का संकेत देता है। इसे अनिश्चितता और परिवर्तन का ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति अचानक परिणाम देने वाली होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि शेयर मार्केट है या गैम्बलिंग है, जहाँ पे अचानक लाभ भी हो जाता है और अचानक नुकसान भी हो जाता है। सो नेक्स्ट। तो राहु और व्यक्तित्व विशेषताएं। राहु व्यक्ति की आकांक्षा और शक्ति की प्रतीक है जो उन्हें नवीनता और अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति में रहस्यता और जिज्ञासा होती है। राहु से प्रभावित व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है, हमेशा और अधिक से अधिक पाने की इच्छा रखता है, जिससे वह लीक से हटकर यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है। और ऐसा भी देखते हैं कि रीति रिवाजों को उतना महत्व या चुनौती देने वाला होता है और आधुनिक विचारधारा वाला होता है। नेक्स्ट। सर ये आई थिंक 5th स्लाइड लगेगी। कौन सी चाहिए आपको? सर 5th। हाँ ये राहु और करियर, ये वाली हो गई है सर, इसके आगे वाली। हाँ, राहु और करियर उचित पेश है। राहु का प्रभाव करियर चयन में महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तियों को व्यापार, राजनीति और तकनीकी क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। राहु करियर में हमें शून्य से शिखर तक ले जाने की क्षमता रखता है, परंतु इसमें स्थिरता की कमी होती है। अचानक कभी उछाल, जैसे रातों रात प्रसिद्धि मिल जाना, जैसे कभी कोई सोशल मीडिया पर बहुत एकदम वायरल हो जाता है, या राजनीति के क्षेत्र में देखें तो किसी को कोई बड़ा पद मिल जाना। यह विदेश यात्रा और में भी सफलता और एमएनसी कंपनी में सफलता को भी दर्शाता है। डेटा साइंस, एविएशन या फिल्म जगत पर राहु का आधिपत्य माना जाता है। क्योंकि यह एक अनिश्चितता का कारक है, इसलिए यह जैसे सट्टा बाजार, जुआ और की ओर भी झुकता है, जहां भारी नुकसान की संभावना रहती है। नेक्स्ट स्लाइड। राहु और स्वास्थ्य, संभावित चुनौतियां। राहु का प्रभाव स्वास्थ्य पर नकारात्मक हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव, अनिद्रा और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इनसे बचना आवश्यक होता है। राहु रहस्यमय बीमारियों का कारक माना जाता है। राहु से होने वाली बीमारियां अक्सर पकड़ में नहीं आती हैं। आध्यात्मिक चिंता, फोबिया, डर होना, अनिद्रा, मति भ्रम राहु के नकारात्मक प्रभाव हैं। शरीर में इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग या कोई भी टाइप की एलर्जी को भी हम राहु की वजह से ही होते हैं, क्योंकि राहु को हम एक धुआं जैसे कहते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन फैलना ये सब इसी से ही आता है। नेक्स्ट। राहु का रिश्तों पर प्रभाव। राहु व्यक्ति के संबंधों पर गहरा असर डालता है, जिससे रिश्तों में संघर्ष और जटिलता बढ़ जाती है। राहु भ्रम का कारक माना जाता है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को विच्छेदनात्मक यानी सेपरेटिव प्रभाव वाला ग्रह भी माना जाता है। राहु का प्रभाव व्यक्ति को अपनों से काटकर अकेला महसूस करा सकता है। इससे बचने के लिए रिश्तों में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, धैर्य और पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट। राहु के उपाय, शांति और समाधान। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए विशेष उपाय जैसे हेजलनट पहनना, विशेष पूजा करना और ध्यान लगाना फायदेमंद हो सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। राहु मंत्र शांति का साधन। राहु मंत्र का उच्चारण करने से मानसिक शांति, नकारात्मक प्रभावों से सुरक्षा और जीवन में संतुलन प्राप्त होता है। यह साधन कई ज्योतिषीय लाभ भी देता है। क्योंकि राहु मन और बुद्धि पर भ्रम पैदा करता है, इसलिए इसके उपायों का मुख्य उद्देश्य अनुशासन और शुद्धता लाना होता है। राहु शांति के कुछ समाधान ऐसे हैं, जैसे राहु का बीज मंत्र है जो ओम राम रहावे नमः, इसका उच्चारण करना, या महामृत्युंजय मंत्र। यदि राहु के कारण अगर कोई स्वास्थ्य या मृत्यु का भय हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। या इसके अलावा सरस्वती वंदना, क्योंकि राहु बुद्धि भ्रष्ट करता है और देवी सरस्वती बुद्धि की ही अधिष्ठात्री है, तो उनकी पूजा करना भी राहु को शांत करता है। नेक्स्ट है राहु और दान। क्या दान करें? राहु ग्रह के प्रभाव को संतुलित करने के लिए विशेष दान जैसे काले तिल,
सोने का दान या काले वस्त्रों का दान करना महत्वपूर्ण है। राहु को शांत करने के लिए अंधेरे और कष्ट दूर करने वाली चीजों का दान दिया जाता है, जैसे इसमें हम सफाई कर्मचारियों की सहायता या तो उनको कुछ डोनेट करके, खाना खिला के, कंबल स्पेसिफिकली नीले और काले रंग के, या रोगियों की सेवा करके कर सकते हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। राहु और गोमेद। गोमेद जिसे राहु का रत्न माना जाता है, विपत्ति से बचने के लिए, मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। राहु और शुभ दिशा। राहु के लिए शुभ दिशाएं उत्तर और पूर्व मानी जाती हैं। इन दिशाओं में यात्रा करने से व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा और सफलता प्राप्त होती है। सर नेक्स्ट। राहु की उपासना। राहु की पूजा करते समय हनुमान जी, भैरव जैसे देवताओं की उपासना विशेष फलदायी होती है, जो राहु के प्रभाव को संतुलित करती है। सर नेक्स्ट। राहु का गोचर। राहु का गोचर ज्योतिष में महत्वपूर्ण होता है। ये हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन और प्रभाव को दर्शाता है। राहु एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहता है। ये हमेशा वक्री यानी कि उल्टा चाल चलता है। राहु का एक राशि में 18 महीने का प्रवास जीवन में उस विशेष क्षेत्र में बड़े बदलाव लाता है जहां वह गोचर कर रहा होता है। यह गोचर कभी भी धीमा नहीं होता, यह अचानक होने वाली घटनाओं का संकेत देता है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो राहु का गोचर तकनीकी, राजनीति और शेयर बाजार जैसे बड़े उलटफेर करता है। और व्यक्तित्व जीवन में अगर हम देखें तो यह गोचर विदेश यात्रा, नए करियर की शुरुआत या अचानक धन लाभ के अवसर देता है। सर नेक्स्ट है। और राहु का गोचर वैसे बुरा नहीं होता, लेकिन अशांत होता है। ये हमें आराम के दायरे से बाहर निकालता है। यदि हम अनुशासन और धैर्य रखें तो राहु का यही गोचर हमें असाधारण सफलता भी दिला सकता है। राहु का सारांश निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि राहु केवल एक क्रूर ग्रह नहीं बल्कि हमारी अतप्त इच्छाओं का आधुनिकता का प्रतीक है। ये एक अनुशासन, धैर्य और नैतिक आचरण अपनाए अगर, तो राहु का यही भ्रम एक नवाचार यानी इनोवेशन में बदल सकता है। अंततः राहु हमें सिखाता है कि जीवन में अंधकार और चुनौतियों का सामना करके ही हम असाधारण सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद मोनल जी। धन्यवाद। हर किसी के प्रेजेंटेशन में देखिए सबका तरीका अलग होता है। वही राहु अगर हम सभी जितने क्लास में मान लीजिए 40 लोग हैं, है ना, 40 लोगों को केवल राहु को बनाने को दे देते तो सब एक सा नहीं बनाते। ये बात सही है। राहु के कोई भी चीज हो, चाहे राहु नहीं, मैं किसी भी टॉपिक को अगर हम देंगे तो व्यक्ति अपनी जो नॉलेज है उसके अनुसार उस चीज को, वही मैंने कहा था ना, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुति किस तरह से हो रही है। चीजें वही हैं, वही क्लास बुक है, सब कुछ है, लेकिन प्रस्तुति आप किस तरह दे रहे हैं। तो आपकी प्रस्तुति में जो अच्छाई थी, मैं अच्छाई बोलूंगा, अच्छाई बताऊंगा, क्योंकि हमको आपको मोटिवेट करना है, आपको हमको डिमोटिवेट नहीं करना। तो आपकी जो अच्छाई थी, आपके प्रेजेंटेशन में आपने जो चित्रों का जो समावेश किया बहुत सुंदर था। वो वास्तव में कहीं ना कहीं वैदिक रूप के चित्र और वैदिक रूप के उसके फोटोग्राफ दिख रहे थे। दूसरी जो आपके प्रेजेंटेशन में अच्छाई थी वो थी आपने बुलेट का यूज करते हुए और उस बात को विस्तार रूप में बताने का प्रयास किया, ना कि केवल जो लिखा है उसको केवल पढ़ के बताने का। इसमें बहुत अंतर होता है। एक चीज वो होती है जो हमने केवल लिख ली कहीं से और हम बोलते जा रहे हैं, एक चीज वो है जो केवल एक बुलेट रूप में लिखी है और उसका हम विस्तार कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये शो करती है कि जो चीज हमने तैयार की है उसका ज्ञान भी हमको है। जो केवल बुलेट है उस बुलेट का ज्ञान कितना विस्तार है वो आपने बताया जी। आपकी अच्छाइयां थी, इसी तरह आगे तैयार करते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए शिवांगी जी हैं क्या? हाँ सर, हाँ आर यू रेडी? जी, हाँ सर। चलिए जस्ट मैं आपका एक मिनट जी। हाँ सर, मैं रेडी हूँ।
हाँ ठीक है, ठीक। मैं शिवांगी जी आपका कैमरा ऑन नहीं है। हाँ मैं कर रही हूँ। अच्छा, सर सबको जय गणपति की। जब तक आप अपना मेरा परिचय दीजिए, मैं कर रहा हूँ शेयर, हाँ। ओपन कर रहा हूँ, है ना। मैं शिवांगी जय, मैं ग्वालियर चैप्टर से प्रवीणा फर्स्ट की छात्रा हूँ। मेरा आप लोगों को इतना एट्रैक्टिव तो नहीं होगा क्योंकि मेरी स्लाइड वगैरह मेरे को बनाने नहीं आती थी, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरे टॉपिक मून है, चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन, भावना, माँ से रिलेटेड होता है। चंद्रमा को शेयर हम हो रहा जल है ना, से देखिए सर अभी नहीं हो नहीं रहा। सर, नहीं हो रहा, स्लाइड, नहीं हो रहा, नहीं आ रही स्लाइड सर, शेयर हो रही है ना। नहीं 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 आ रही, अभी अब नहीं आ रही, अभी नहीं आई? अच्छा, एक सेकंड रुकिए। नहीं। अब देखिए, हाँ सर आ रहा आ है। गई सर। चलिए बोलिए। तो चंद्रमा हमारा मन, हमारी भावनाएं है, हमारी माँ हमारे से रिलेटेड होता है। हमारी जितनी भी फीलिंग्स है वो सब चंद्रमा है। चंद्रमा को हम जल का प्रतीक भी मानते हैं। चंद्रमा की सबसे अच्छी खासियत है कि चंद्रमा सबका मित्र होता है, इसका कोई शत्रु नहीं होता। इसकी दशा 10 साल, इसकी महादशा 10 साल तक चलती है। चंद्रमा की दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। चंद्रमा का दिन सोमवार माना जाता है और इससे संबंधित चीजें जितनी भी सफेद चीजें होती हैं, मोती होते हैं, ये चंद्रमा की चीजें होती हैं। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। चंद्रमा जब पूर्णिमा का होता है तब वह अपना अच्छा फल देता है, जब वह अमावस्या का होता है तो उसके फल क्षीण हो जाते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र हैं हस्ता, श्रवण और रोहिणी। अब देखते हैं चंद्रमा का प्रभाव विभिन्न राशियों में। चंद्रमा मेष राशि में, यदि जातक का चंद्रमा मेष राशि में होता है तो चंद्रमा जातक उत्साही होता है, साहसी होता है, ऊर्जावान होता है, भावात्मक रूप से मजबूत होता है, स्त्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, लेकिन उसका जो व्यवहार होता है वो आदेशात्मक होता है, उसमें नेतृत्व की क्षमता रहती है और उसको गुस्सा भी आता है। लेकिन जब चंद्रमा पीड़ित होता है, यानी कि कृष्ण पक्ष का चंद्रमा होता है, तो उसकी अपनी पत्नी और माँ से नहीं बनती है। उस जल संबंधित बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम आदि उसको लगी रहती हैं। यदि चंद्रमा वृषभ राशि में होता है, चंद्रमा ऋषभ राशि में होगा तो जातक शांत होगा, गंभीर होगा, खुले दिल वाला होगा, कार्य बहुत अच्छे से करने की शक्ति होगी उसमें। उसका भाव दूसरों के प्रति बहुत दयालु होगा, वो दान देने वाला होगा। और यदि इसका चंद्रमा क्षीण होगा तो अधार्मिक होगा, सामाजिक क्रियाकलापों से में इसका मन नहीं लगेगा, निर्बल होगा, घमंडी होगा। यदि चंद्रमा मिथुन राशि में होता है तो जातक की हथेली पर मछली का एक चिन्ह भी हो सकता है। उसके बाल घुंघराले होते हैं, ऊंची नाक होती है और उसको संगीत का बहुत शौक होता है। धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, वो अपनी बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के बताता है। यदि चंद्रमा कर्क राशि में होता है तो जातक बहुत जो काम, ये चंद्रमा की अपनी राशि होती है इसलिए वो बहुत ही परफेक्टली काम करता है, बहुत भावुक होता है, जातक दयालु होता है, उत्तम आचरण करने वाला होता है, शांत होता है, उसके बहुत सारे मित्र होते हैं, विदेश में रहने की संभावना भी रहती है और वे अपने जो मकान होता है उसमें कुएं वगैरह आदि का निर्माण लेने में भी कर सकता है। यदि चंद्रमा कन्या राशि में होता है तो जातक ईमानदार होता है, बहुत ज्यादा बातें करने वाला होता है, संगीत और नृत्य में रुचि लेता है, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग काम करता है वो, और खेल में भी उसकी रुचि होती है। यदि चंद्रमा तुला राशि में होता है तो जातक का शरीर लंबा होता है, नाक बड़ी होती है, विद्वान होता है, वह विभिन्न कलाओं का शौकीन होता है, आदर्शवादी होता है, उसमें निर्णय करने की अच्छी शक्ति होती है,
ईश्वर में विश्वास रखता है और उसकी जो जिंदगी है बहुत लग्जरियस होती है। यदि चंद्रमा क्षीण होता है तो इसका रिजल्ट उसको कम मिलता है। अगर चंद्रमा पूर्ण होता है तो ये रिजल्ट ऐसा ही रहता है। इसके बाद आता है चंद्रमा वृश्चिक राशि में। यदि ये चंद्रमा की नीच राशि होती है, इसमें जो जातक होता है वो बहुत ही ज्यादा उतावला होता है, हर काम को जल्दी जल्दी करना चाहता है ना। खुले उसकी आंखें बड़ी बड़ी होती है और वो खुले दिल दिमाग से नहीं सोच पाता। सर एक मिनट में, अब ये नेट मेरे को ऐसा लग रहा है जैसा ही कर। जी सर एक मिनट। ठीक है, इसके अलावा हाँ, चंद्रमा धनु राशि में होता है। धनु राशि गुरु की राशि होती है। यदि चंद्रमा इस राशि में होता है तो उसमें गुरु के गुणों का समावेश होता है। इसमें जातक बहुत सारी कलाओं में निपुण होता है, उसकी वाणी अच्छी होती है, लेखन कला का शौक होता है, उसको स्पष्टवादी होता है, वो साहसी होता है और सम्मानित होता है। चंद्रमा मकर राशि, क्योंकि इस समय चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक से निकलकर आता है। चंद्रमा अगर मकर राशि में होता है तो ये पृथ्वी तत्व राशि, ऐसे में जातक बहुत ही कमजोर तत्व होता है। वो बहुत, लेकिन निर्णय बहुत जल्दी लेता है। उसको पारंपरिक जो परंपराएं होती हैं, पारिवारिक परंपराएं होती हैं, उसको बनाए रखता है। संगीत में रुचि रखता है, बहुत ही अनुशासित होता है, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि होती है, इसलिए धैर्य और लगन से भी काम करता है। इसमें चंद्रमा में शनि के गुणों का थोड़ा सा समावेश रहता है। चंद्रमा कुंभ राशि में होता है तो जातक की लंबाई बहुत अच्छी होती है, सुंदर आकृति वाला होता है, उसका व्यवहार शांत होता है, भावुक होता है, वो एकांत प्रिय होता है। वो हमेशा दूसरों की संतानों से अधिक प्रेम करता है अपनी संतानों की अपेक्षा। वो दूरदर्शी भी होता है। यदि चंद्रमा मीन राशि में होता है तो जातक अपने परिवार के प्रति समर्पित रहता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। जीवन के अंतिम चरण में वह धार्मिक प्रवृत्ति वाला हो जाता है और विपक्षी लोगों को जीतता है। अब है चंद्रमा का प्रभाव विभिन्न ग्रहों में, विभिन्न घर। इसमें यदि चंद्रमा लगन में है या फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी पढ़ाई होती है, अपनी कल्पना शक्ति होती है, अपना सिर होता है। यदि चंद्रमा लगन में होता है तो जातक संपन्न होता है, प्रसन्नचित्त रहता है, साहसी होता है, बहादुर होता है, स्थिर होता है, निडर होता है। लेकिन यदि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा पीड़ित है तो जातक दरिद्र होता है, तनाव मुक्त रहता है, अपने व्यक्तित्व का अच्छी तरह निखार नहीं कर पाता है। चंद्रमा दूसरे घर में, दूसरा घर धन का होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है, आदतों का होता है और छोटी छोटी यात्राओं का होता है। यदि चंद्रमा दूसरे घर में होता है तो जातक दानी होता है, अपार शक्तिशाली होता है, मधुभाषी होता है, उसके अनेक मित्र होते हैं और वो प्रसन्नता को प्राप्त करता है। यदि दूसरे घर का चंद्रमा पीड़ित है या उस पर पाप ग्रह की दृष्टि आ रही है तो वह कम बोलता है, अनियमित होता है, अधर्मी होता है और बहन बेटियों के कारण जातक का धन ज्यादा खर्च होता है। यदि चंद्रमा तीसरे घर में हो तो तीसरा घर साहस का है, छोटे भाई बहन का होता है, विज्ञापन का होता है, छोटी छोटी यात्राओं का होता है, वीजा का होता है। तो जातक अपने भाई बहन के प्रति समर्पित होगा, साहसी होगा, छोटी छोटी यात्राओं का शौकीन होगा और उसको विदेश में जाने का या अपने शहर से दूर रहने का मौका मिलता है। यदि चंद्रमा चौथे भाव में होता है, चौथा भाग सुख संपत्ति, माँ, मकान, सामाजिक प्रतिष्ठा का होता है, तो जातक को ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। उसे उपहार देने अच्छा लगता है, उसको माँ से ज्यादा अटैचमेंट रहता है, वाहन सुख मिलता है और अनेक मित्रों वाला होता है। पांचवा भाग संतान का होता है, माध्यमिक शिक्षा और रचनात्मकता का होता है, हमारे पिछले कर्म का होता है। यदि चंद्रमा पांचवें भाग में है तो जातक की एजुकेशन अच्छी होती है, वो बहुत क्रिएटिव होता है, मेहनती होता है,
सुलझे हुए विचारों वाला होता है, उसकी अपनी संतानों से और अच्छी बनती है। लेकिन जब 5वें भाव में चंद्रमा पीड़ित होता है तो वह संतानों से पीड़ित रहता है, पत्नी का अनुगामी होता है, उसकी विद्या में रुकावटें आती हैं और जातक धीमी गति वाला होता है। छठा भाव में चंद्रमा, छठा भाव रोग का, ऋण का, रिपु और नौकरी और डेली के अपने कामों का होता है। अगर छठे भाव में चंद्रमा है तो जातक समाज सेवा करता है, दूसरों के साथ परोपकार करता है और अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है। लेकिन महिलाओं की कुंडली में छठे भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं होता है, वो आयु को कम करता है, पेट से संबंधित बीमारियों को बढ़ाता है और जातक का मन अच्छा नहीं रहता है। सातवां भाव पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, मैरिज, जासूस का होता है। सातवें भाव में अगर चंद्रमा अच्छे शुभ है तो पत्नी सुंदर होगी, पत्नी से जातक की अच्छी, पति पत्नी की आपस में अच्छी बनती है, विश्वसनीय होते हैं, महिलाओं के प्रति अट्रैक्शन रहता है और अच्छे परिवार वाला होता है, जातक ऊर्जावान होता है, आदर्शवान होता है। लेकिन यदि छठे घर का चंद्रमा पीड़ित है तो जातक की कमर में दर्द हो सकता है, रोगग्रस्त हो सकता है, ईर्ष्यालु हो सकता है। 8वें भाव में चंद्रमा, 8वां भाव रिसर्च का होता है, इन-लॉज का होता है, डिफिकल्टीज का होता है, लाइफ टाइम बीमारी का रहता है। यदि अष्टम भाव में चंद्रमा होता है तो जातक रिसर्च कार्यों में लगा रहता है, लेकिन अष्टम भाव में चंद्रमा के कारण उसको दाम्पत्य सुख कम मिलता है, उसको जलीय स्थानों से खतरा रहता है, जातक को अपनी पत्नी के कारण अपने ही परिवार से अलग रहना पड़ता है। 9वां भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, लॉन्ग जर्नी का होता है, हायर स्टडीज और सेकंड मैरिज का होता है। 9वें भाव में यदि चंद्रमा होता है तो जातक धनी, संतानवान, प्रसिद्धि, निष्ठावान, बुद्धिमान, दानशील होता है। लेकिन यदि वो पीड़ित चंद्रमा है तो वो धर्मद्रोही हो जाएगा, दरिद्री होता है, उसका हृदय अच्छा नहीं होता है, माता पिता के प्रेम से वो वंचित रहता है। 10th हाउस का चंद्रमा एक 10वां भाव 10वें भाव का चंद्रमा प्राचुर्यता, संपन्नता, बहुत पुत्र वाला होता है, अच्छी पत्नी होती है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, कार्य में सफलता मिलती है उसको, तथा दूसरों की सहायता करना चाहता है और खुद भी दूसरों को सहायता करने के लिए प्रेरित भी करता है और कर्तव्यनिष्ठ होता है। 11वां भाव हमारी इच्छाओं का होता है, बड़े भाई का होता है, मित्र और प्रतिष्ठा का होता है। यदि 11वें भाव में चंद्रमा है तो जातक के पास बहुत सारा पैसा, धन दौलत, सुख सुविधाएं होंगी, अच्छे नौकर चाकर होते हैं, चिरंजीवी होता है, तेज बुद्धि वाली वो होता है, सम्मानित होता है, सिद्धांतवादी होता है, उच्च पदासीन और भूमियों का स्वामी होता है। 12वें भाव मोक्ष का होता है, जेल, अस्पताल, गुप्त योजनाओं, विदेशी यात्रा, लूटपाट आदि का होता है। यदि 12वें भाव में चंद्रमा उच्च का है तो जातक अपनी इंद्रियों पर संयम रखता है, प्रसन्न रहता है, विदेशों में यात्रा करने की संभावना रहती है। लेकिन यदि 12वें भाव में चंद्रमा पीड़ित है या पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही है तो जातक का शरीर कमजोर होता है, कफ से ग्रस्त होता है, दरिद्र होता है, उसका मन अच्छा नहीं रहता, आलसी होता है, दूसरों से शत्रुता का भाव रखता है, क्रोधी होता है और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चंद्रमा की दृष्टि भी पड़ती है। चंद्रमा की दृष्टियां, चंद्रमा से बनने वाले योग, चंद्रमा से कई प्रकार के योग बनते हैं, जैसे केंद्रुम योग। यदि दूसरे और 12वें भाव में कोई योग नहीं होता, दूसरे और 12वें घर में, चंद्रमा के दूसरे और चंद्रमा से 12वें घर में कोई ग्रह नहीं होता तो केंद्रुम योग बनता है। इसमें जातक का मन अकेला रहता है, उसको अकेला अकेला फील होता है। केंद्रुम भंग योग, यदि चंद्रमा से 12वें घर में कोई ग्रह नहीं हो लेकिन केंद्र में कोई प्लैनेट हो तो ये केंद्रुम, जब जैसे जातक को अकेलापन लगता है, मन नहीं लगता, तो ये उसको भंग कर देता है। गज केसरी योग, यदि गुरु नीच का ना हो, अस्त ना हो, शत्रु राशि में ना हो, लगन व चंद्रमा से केंद्र में हो, यदि लगन व चंद्रमा केंद्र में हो तो वह गज केसरी योग होता है और इसमें जातक को बहुत ही अच्छा योग होता है। सुनफा योग, चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो इसको सुनफा योग बोलते हैं। अगर किसी का सुनफा योग होता है तो वह स्वयं जातक स्वयं धन अर्जित करता है, धनवान होता है, राजा या राजा के समान सम्मान प्राप्त करता है। यदि
चंद्रमा से 12वें भाव में कोई ग्रह हो, सूर्य को छोड़कर 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो उसको अनफा योग कहते हैं। अनफा योग में भी जातक बहुत बलवान होता है, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करता है, मधुर विचार वाला होता है, प्रसिद्ध होता है, संसार के सभी सुखों का भोग करता है, संतुष्ट होता है, सुखी और उत्तम वस्त्रों वाला होता है। चंद्र मंगल योग, यदि कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ होते हैं तो उसको चंद्र मंगल बोलते हैं। इसमें मेष, कर्क, तुला आदि शुभ भावों में चंद्रमा होता है तब होता है। चंद्र आदि योग, यदि चंद्रमा से 6ठे, 7वें, 8वें भाव में शुभ ग्रह हो तो उसको चंद्रादि योग बोलते हैं। अमल योग, अमल योग 10वां योग, यदि चंद्रमा से 10वें भाव में शुभ ग्रह हो तो उसको अमल योग कहते हैं। सर बस इतना सा ही किया है मैंने। सर हो गया मेरा, थैंक यू आप सबका। आपने मेरे को ऐसे वो पीपीटी नहीं बना पा रही थी तो सर ने मुझको बोला आप ऐसे बोल देना, तो मैं ऐसे ही कर पाई। चलिए देखिए, वही बात, हर चीज का प्रैक्टिकल आज हो रहा है। जितनी चीज हम बता रहे थे उन सब चीजों का प्रैक्टिकल भी हो रहा है। शुरुआत में मैंने, शायद आप आई नहीं थी, आप शायद ऑफिस में थी, आपने कहा था मैं 6:30 पर आऊंगी, तो शुरुआत में मैंने यही बोला था कि हमारा कार्य केवल इतना है इस प्रोग्राम का, इस कार्यक्रम का, कि आप किस तरह से प्रस्तुति देते हैं। और प्रस्तुति में प्रेजेंटेशन जरूरी होता है। वो कमी आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबको खली होगी कि आपने ज्ञान तो अच्छा बटोरा, ज्ञान का प्रसार अच्छा किया, लेकिन आप उसको सही तरह से कपड़े नहीं पहना पाई। क्योंकि देखिए, जब तक मैंने कहा था ना, कितना भी अच्छा बना लो खाना, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कर दो, थोड़ा धनिया डाल दो ऊपर से, थोड़ी चटनी डाल दो, तो कितना सुंदर लगता है। एक 5 स्टार होटल वाले, आपने देखा होगा, एक जरा सी चीज को ऐसे सुंदर करके ले आते हैं कि वो चीज लगने लगती है कि जैसे कभी आपने खाई नहीं है। तो ये प्रस्तुति का ही जवाब होता है, प्रस्तुति का ही कमाल होता है। आपके सब कुछ था, आपने अच्छा ज्ञान उसमें चंद्रमा के बारे में सारी चीजों को निकाल के रखा, थोड़ा सा प्रस्तुति और हो जाती तो 4 चांद लग जाते। चांद पर ही बोला था, लेकिन 4 चांद लगा देते अगर प्रस्तुति बन जाती तो। चलिए कोई बात नहीं, प्रयास करना जरूरी है, बोलना जरूरी है, ये सब चीजें तो आगे आप करते रहोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ डॉक्टर गुप्ता मैडम हैं अभी, नीता गुप्ता जी। सर यस सर, हूँ सर। हाँ, तो नीता गुप्ता जी अभी हमारे बीच में हैं और मैं उनसे उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनका जो टॉपिक है, तो मैं, आप अपना परिचय दीजिए और आप अपना जो आपका टॉपिक है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। नीता गुप्ता जी। मेरा नाम डॉक्टर नीता गुप्ता है। मेरे जितने सहपाठी हैं सभी लोग मुझे जानते हैं। मैं रिटायर्ड हूँ और प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुई हूँ, और इस विषय में बहुत ज़्यादा रुचि होने की वजह से ही मैंने इस का चयन किया। और पीपीटी बनाना, प्रेजेंटेशन करना, ये तो कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे गुरुजी किशोर सर, आरती मैम और अलका मैम, और एक मैं नाम भूल रही हूँ, देवानी मैम, तो आप लोगों के जो विषय थे, इतना वास्ट सिलेबस कवर कराना, एक एक नई नई चीज का ज्ञान देना, तो ये मेरे लिए एक बिल्कुल अभूतपूर्व विषय थे। मेरा कभी इन विषयों से कोई परिचय नहीं रहा, मैंने कभी जाना नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत उत्सुकता होती थी। कभी कोई समय खराब आया तो कभी किसी के पास चले गए, भैया जरा बता दो उस समय ये कब तक खराब समय चलेगा। तो इस विषय से कहीं मन में ये जागरूकता मेरे मन में आई। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने सारे शिक्षाविदों के लिए, विशेष तौर पे गुरुजी और हमारे किशोर सर, आरती मैम, देवयानी मैम और अलका मैम के लिए, जिन्होंने इस पूरे वर्ष भर में हमें पढ़ाया। और उससे भी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि इतने नए चीज़ों का
इतने अच्छी तरह से हमारे दिमाग में माइंड सेट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मेरा विषय कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बता सकूं कि और कि राहु क्या है, केतु क्या है। ये सब तो जब हम पढ़ेंगे, जो नए हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो सभी इस विषय को अभी पढ़ेंगे, तब जानेंगे कि ग्रह कितने हैं, राशियां कितनी हैं, इनके क्या हमारे ऊपर प्रभाव हैं। अभी जैसे पिछले, मुझे याद आ रहा है जब हमने जुलाई में सेशन अटेंड किया था, तो आप लोगों का जो हमारे पुराने सीनियर स्टूडेंट्स हैं, सबने यही प्रेजेंटेशन दिए थे। तो तब हमारे बिल्कुल सिर से एकदम साफ, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आया ये क्या राहु है, क्या केतु है, क्या ये हमारे ऊपर प्रभाव करेंगे। लेकिन आज हम जब प्रेजेंट कर रहे हैं तो सारी बातें बिल्कुल हमारे दिमाग में एकदम क्लियर हैं। तो मुझे लगता है नए जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अब ये चीजें बिल्कुल इमेजिनरी हैं और नई होंगी। तो मेरा विषय बहुत ही जनरल है और बहुत ही बेसिक, जहां से हम ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात यही आती है कि वास्तव में ये ज्योतिष शास्त्र, मेरा विषय है ज्योतिष शास्त्र एक विज्ञान है या कला। तो इसी पे मैं कुछ तथ्य मैंने जो एकत्रित किए हैं, जिनके आधार पे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये कला है या वास्तव में ये विज्ञान है। तो पिछले बहुत हमारे ऋषि मुनि जाने कितने हजारों सालों से, जब से ये ब्रह्मांड आया, उस ब्रह्मांड के विषय में चर्चा हुई। तभी से हमारे ऋषि मुनि, हम कितनी पुरानी कथाएं सुनते हैं, यज्ञ हुए और ज्योतिष का ज्ञान हुआ। भगवान राम की शादी हुई तो जन्म पत्री बनी, सीता से कुंडली का मिलन हुआ। उस समय ये बता दिया गया कि इनकी वैवाहिक जीवन बहुत संतोषजनक नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ऋषि मुनि और इतने जो ज्ञाता थे, इनको कहीं तो कोई ज्ञान था ऐसा, जिससे ये बात इन्होंने चरितार्थ करी कि हजारों साल पहले भी ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो मैं थोड़ी सी बात इस विषय में यही कहना चाहूंगी कि प्राचीन भारत में ज्योतिष एक बहुत महत्वपूर्ण विद्या रही, क्योंकि जब से हमारे वेद आए, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्व और सामवेद, तो इनमें बहुत सारे श्लोक्स थे। तो तभी से इसको, ज्योतिष को वेदों का एक अंग माना। अब हम तक ये ज्ञान कैसे आया, इसके लिए जब पहले प्रकाशन करने वाले नहीं थे, कोई एडिटोरियल बोर्ड नहीं था, कोई अखबार नहीं निकलते थे, तो पांडुलिपि बनी, जिनमें क्या हुआ, पहले केवल सुना और याद कर लिया, बस इतने से काम चलाया। लेकिन भाई जिनके पास ज्ञान था, उन्होंने कहा भी इसका प्रचार प्रसार कैसे हो, तो पुराण बने, फिर रामायण, गीता, महाभारत, ये अनेकों अनेक ग्रंथ बने। और आज तो यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया है, इतना सारा ज्ञान हमारे पास आया है जिसकी कोई सीमा नहीं। हम जितना जानना चाहें उतना हम इनके माध्यम से जान सकते हैं। तो अब मनुष्य हमेशा से ही ये जिज्ञासा में रहा कि भाई मैं किस नक्षत्र, मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, मेरी शादी कैसे होगी, मेरा परिवार कैसा होगा, मैं कहाँ रहूंगा, कैसे रहूंगा। तो ये जिज्ञासा, इसी जिज्ञासा से ज्योतिष शास्त्र का जन्म हुआ। हम बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं कि विवाह योग कैसे बनेंगे, कर्म हमारे कैसे हैं। तो इस कर्म के आधार पे एक ही बात महत्वपूर्ण, जो आरती मैम पूरी सेशन में हमें पढ़ाती रही और जो हमारे मन मस्तिष्क पे बिल्कुल सेट हो गई है कि ये सब कुछ हमारे कर्मों का, हमारे प्रारब्ध का ही परिणाम है। जो आज मिला वो भी हमारे कर्मों के फलस्वरूप मिला, और जो आगे अगले जन्म में मिलेगा वो भी हमारे कर्मों के ही आधार पर हमें मिलेगा। और जिस समय हम जन्म लेते हैं, उस समय सूर्य की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति, क्या उस समय परिस्थितियां होती हैं, उन्हीं के आधार पर हमारा भविष्य तय होता है। जो हमारी इच्छा शक्ति होती है, पुरुषार्थ होता है, वो हमारे कर्मों को बनाता है, जिससे हमारा भाग्य निश्चित होता है कि हम आगे भविष्य में अब क्या करने वाले हैं। तो ज्योतिष को समझने के लिए सबसे पहला प्रश्न, जैसा मैंने शुरुआत की थी, कि ये विज्ञान है या कला। अब विज्ञान के माध्यम को मैंने कहीं से कोट नहीं किया, मैं तो जो आप लोगों ने पढ़ाया है उसी से जितना मैं समझी हूँ। अगर मैं वैज्ञानिक तर्क समझूं तो किशोर सर ने हमें पूरी मैथमेटिक्स पढ़ाई, कैसे जन्म हुआ तो क्या घटी है, क्या पल है, क्या संपात काल है, कैसे ग्रह नक्षत्र स्पष्ट होंगे। लेकिन मुझे बड़ा गर्व है इस बात पे कि सर ने जो कैलकुलेशन कराई, और मैं कभी कभी एस्ट्रो ऐप पर जब कुंडली को मैच करती थी तो उसमें
मतलब पॉइंट्स में भी अंतर नहीं आता था। तो कहीं तो ये साइंस है जो कैलकुलेशन में इतनी एक्यूरेट बैठती है, जो कि करोड़ों हजारों लाखों साल हो गई उनसे ये चली आ रही हैं वैज्ञानिक पद्धतियां। तो ये मेरे लिए एक बड़ा आश्चर्यजनक विषय था। तो साइंस को तो हम इसी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि सारी गणित और सिद्धांत इसके अंदर प्रयोग होते हैं। अब आगे मैं और बताती हूँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसा कि मैंने लिखा भी है कि ज्योतिष शब्द का निर्माण ही ज्योति प्रकाश से हुआ है। इसका माध्यम ये है कि इसके माध्यम से हम ईश्वर को और सत्य को जानें, और सत्य को जानने के लिए हमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने पड़ते हैं। आप सत्य बोलिए, अच्छे कर्म करिए, सिंपैथी रखिए, विवेक का इस्तेमाल करिए, किसी के संग बुरा ना करें। तो ये एक सत्य को जानने और ईश्वर के पास मात्र उसके तक पहुंचने का हमारा एक रास्ता है। लेकिन जीवन में जब साइंस हम पढ़ते हैं, साइंस अगर हम इसको कहते हैं तो फिर यही आता है कि चंद्रमा का क्या प्रभाव है। भाई चंद्रमा हमारा जीवन का प्रकाश देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है। जिन घरों में सीलन आती है, अंधेरा रहता है, तो आप देखिए मन पर भी वही प्रभाव पड़ता है। चंद्रमा का अगर हम देखें, पूर्णिमा आती है तो हमारा मन मस्तिष्क बड़ा खुश रहता है। अमावस्या आने वाली होती है तो मन में थोड़ा अवसाद आने लगते हैं। तो ये स्थिति हमें दिखाई अपने दैनिक जीवन में भी देती है। अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि ज्योतिष में क्या चीजें हैं, तो मुख्य रूप से इसमें 3 भाग दिखाई देते हैं। सिद्धांत जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि गणित पूरा अगर हम समझते हैं कि ग्रह कौन सा ग्रह है, कौन सा नक्षत्र है, कितनी डिग्री का है, तो ये सिद्धांत कहलाता है। होरा हमारे जन्म के समय तय हो जाता है कि हमारी चंद्रमा की होरा है या सूर्य की होरा है। तो ये भी मैंने आप ही लोगों से सीखा कि चंद्रमा की होरा होती है तो पितृ से धन का अर्जन हम सीखते हैं, और अगर सूर्य की है तो देवता से हमें धन का अर्जन होता है। और हर आदमी की जिंदगी में ये लालसा होती है कि मुझे मेरा धन का वर्ग कैसा होगा। हम बाकी चीजें बाद में पूछते हैं, सबसे पहले यही पूछते हैं कि भाई मेरे जीवन में पैसा है या नहीं, मैं क्या कमाई करूंगा, कैसे अपना परिवार पालूंगा। तो ये बात हम जानना चाहते हैं। और संहिता भी इसी का एक विज्ञान का ही पार्ट है, जिसमें हम देश की राजनीतिक स्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां, लड़ाई, महामारी और ये सब, इसके कब भूकंप आएगा, कब ज्वार भाटा आएगा, ये सब हम इसके द्वारा हमें मालूम चलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इतना मैंने अभी बता ही चुकी हूँ। इसमें भी यही है, जैसे पंचांग शब्द मेरे ख्याल से हम सब इससे परिचित हैं। कैलेंडर आता है इसलिए नाम से परिचित हैं। बाकी हम अब से पहले ये नहीं जानते थे कि पंचांग क्या चीज है। पर पंचांग में हमें 5 चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ये भी कैलकुलेशन हमने अपने ही समय पे सीखी यहाँ आके। जो जन्म के समय ये 5 चीजें निकालने के बाद ही हमें पता लगता है कि ये घड़ियां अशुभ हैं या शुभ हैं, या किस स्थिति में हम आ रहे हैं, ये हमें इस विज्ञान के द्वारा पता लगता है। लेकिन ये इतना शुद्ध विज्ञान है कि इसमें बिल्कुल भी त्रुटि की कोई भी गुंजाइश नहीं है। ऐसा मैंने व्यवहारिक जीवन में भी देखा। अपने जितनी भी मैंने कैलकुलेशंस करी, जितना मैं पढ़ी इस सेमेस्टर में, उससे मुझे बिल्कुल स्पष्ट ये पता लगता है कि त्रुटि की विज्ञान में कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट सर। ये हम एक्सप्लेन कर ही चुके हैं कि ये खगोल शास्त्र भी पूरी तरह से एक विज्ञान है। और विज्ञान इसलिए क्योंकि गणना भी है, प्रमाण भी हैं, तर्क भी हैं, और ज्योतिष के सिद्धांत अपने मापदंडों पे बिल्कुल खरे उतरते हैं। नेक्स्ट सर। होरा ज्योतिष का एक कला पक्ष है। इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि अगर हम 10 लोगों को एक ही कुंडली अगर दिखाएं अपनी, तो हर व्यक्ति, हर ज्योतिष अपने अपने अंतर्ज्ञान से अपने अपना जितना उसने सीखा है, जितना वो समझा है, और अपने अनुभवों के आधार पे अलग अलग एक्सप्लेन करता है। अगर हम 2 लोगों को कभी देखें तो 2 लोग एक से तर्क नहीं दे सकते। यही एक कला का पक्ष है। इसी को हम कला कहते हैं कि अपनी हमने जो ज्योतिष के फलादेश लिए कुंडली से, वो कितने प्रभावी हमारे ऊपर होंगे, कितना उनका हमारे पे योग का प्रभाव आएगा, क्या उनकी रेमेडी होगी। तो हर ज्योतिष अपने अपने अलग अलग तरीके से देता है। लेकिन जितना मैं पढ़ के समझ पाई हूं, अगर हमारा अंतर मन शुद्ध नहीं है तो हमारे ज्योतिष के प्रमाण भी
उतने हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं। ज्योतिष हमें ये तो बताता है कि संभावना क्या है, लेकिन ये इस वक्त पर होना है ये उम्मीद की जा सकती है। ये एक तरीके का हमारे लिए छाता है। समस्या अगर आनी है तो वो आएगी। एक ही हमारे पास रेमेडी है, ईश्वर को हम अपने कभी से दूर ना रहें, हमेशा उनकी स्तुति करें। अच्छे समय को सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर हम बिताते हैं, बुरे समय को, तो हमें निश्चित ही इस काम में सफलता मिलती है। तो जितने भी ज्योतिष हमारे जीवन में हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जब भी हम बात करते हैं, अरे जरा तो सर्वेंटू हर करवा देना, व्यक्ति मैं जरा जा रहा हूँ urgent। अपनी अपनी व्याख्या अलग अलग तरीके से करता है। अरे वो एक पापा को राहु कोई के लिए दिक्कत कोई नहीं है। रेमेडी बताएगा, दूसरा ज्योतिष राहु की दूसरी रेमेडी बताएगा। एक आध लोग डराने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो इस कला को लोगों ने कैश करने का एक तरीका निकाल लिया है, ऐसा मैं अब तक अपनी लाइफ में इस बात को समझी। तो हमें बौद्धिक तौर पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी इस विषय में परिचय होता है और हम समझ पाते हैं। तो मेरा कहने का यही है कि विज्ञान तो है जो है वो हमें दिखाई दे ही रहा है, लेकिन कला का तो हम केवल अपने अनुभव, अपनी जानकारी और अपने अंतर मन से जितना हम कह पाते हैं और जितना हम सामने वाले को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, जितना हम उसकी बातों को समझ सकते हैं, इसीलिए इस विषय को एक कला का रूप भी दिया गया है। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि ज्योतिष को हमें इसी रूप में हमें समझना चाहिए कि ये जितना ये अगर वर्तमान में अगर ये एक तरीके का हमें अपनी कुंडली से या अपनी जो भी हम समझना चाहते हैं, इसको एक वर्तमान का केवल ये समझ के काम करें कि कर्म करने की दिशा हमारा संकल्प है और जो भाग्य है उसे हम अपनी किसी भी टेक्निक से उसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। और ज्योतिष भविष्य को बदलने का कोई नियम नहीं है, ये केवल समाधान के लिए रास्ता बताता है और समय की उपलब्धता बताता है कि ये समय आपके इस काम के करने के लिए उपलब्ध है। अगर ये हो जाता है तो आप ये समझिए कि ये हमें जो फलित मिले ये बहुत बिल्कुल सही थे, और ये अगर ये नहीं होता है तो या तो हमारे पुरुषार्थ में कमी थी या हम इसको ठीक तरीके से फॉलो नहीं कर पाए। अंत में ही मैं यही कहना चाहूंगी कि हम इसको वैज्ञानिक और कला दोनों के ही दृष्टिकोण से समझें तो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात इतने पेशेंस से सुनी और मुझे उम्मीद है जो मैं कहना चाहती हूँ वो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाई होंगी। थैंक यू। जय गणपति। नीता जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार अच्छा सर। नीता जी ने प्रेजेंटेशन। भाई ज्योतिष विज्ञान है या कला, ये बहुत ही सुंदर विषय है, क्योंकि सभी के मन में ये चलता है कि ये वैज्ञानिक आधार पर बोल रहे हैं कैसी बोल रहे हैं। तो बिल्कुल पूरा साइंटिफिक है, साइंटिफिक कैलकुलेशन है। हाँ, बोलते समय व्यक्ति अपनी चतुराई का प्रयोग करता है, अपनी कला का प्रयोग करता है, और प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में अलग अलग कला होती है। जैसा कि शुरू से बातें चली आ रही हैं कि प्रेजेंटेशन करते समय भी प्रत्येक स्टूडेंट अपने अपने तरीके से उस प्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ही आगे जाकर के और वो कला होती है आपका ज्ञान, कि आप ज्योतिष के साथ साथ और कितना ज्ञान रखते हैं समाज के बारे में, संसार के बारे में, आज की नॉलेज के बारे में। क्योंकि जब आप कहीं जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो देश काल पात्र का कितना ध्यान रख पा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा नीता जी आपने बोला। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो मेरे को लगता है कि आज कोई प्रेजेंटेशन तो अभी नहीं है। आप लोगों के सवाल जवाब के लिए मैं हाजिर हूं, और जितने हमारे विद्यार्थी नए पुराने हैं उनके मन में ज्योतिष से संबंधित, चाहे अध्ययन से संबंधित हो, चाहे ज्योतिष जानने से संबंधित हो, या ज्योतिष की कोई जिज्ञासा हो, वो अपना प्रश्न मुझसे कहें तो मैं उनसे बातचीत करके कुछ बताना चाहूंगा। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है? हाँ, मैं ललिता गोयल, मैं पूछना चाहती हूँ कि मुझे तो इसके बारे में भी ABCD भी नहीं जानती मैं, जैसा सभी लोगों ने इतना विस्तार से बताया, तो मैं इस पे सीख पाऊंगी?
देखिए, जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया उन लोगों ने प्रेजेंटेशन देते समय खुद बोला कि हम लोगों को इससे पहले कुछ नहीं आता था, नहीं, हाँ सही है ना? तो अगर आपके अंदर रुचि है, आपके अंदर लगन जी। है, आप ज्योतिष जी। सीखना चाहते हैं और जी। जैसा जैसा हम क्लास में बताएंगे उसे फॉलो करते जाएंगे, तो इसमें कोई जी। संशय नहीं है कि आप नहीं सीख पाए। जी। क्योंकि हमारे पास ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो बहुत कम शिक्षा ग्रहण की है, मतलब 12th पास हैं, और ऐसे विद्यार्थी जी। भी हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पीएचडी हैं। सबके ज्ञान की अपनी सीमा है, सबके पास अपना समय है, लेकिन आप इसके लिए समय कितना देंगे? केवल ये जानने आए हो कि मेरी कुंडली में क्या लिखा है तो नहीं सीख पाओगे। लेकिन जी। जी। आप अगर ये जानने आए हो कि नहीं, ज्योतिष क्या है और मुझे ज्योतिष सीखना है, भविष्य में मुझे ज्योतिषी बनना है, लोगों को ज्योतिष बताना है, तो 100% सीख जाओगे। किशोर सर ठीक है जो बस। हमारे यहाँ शुरुआती बैच के स्टूडेंट रहे हैं, जो आज आपके सामने पढ़ा रहे हैं, जी। आरती शर्मा, वो भी, क्योंकि मैं चैप्टर चेयरमैन हूँ, मैंने यहाँ इसको ग्वालियर में डेवलप किया, आईकास ऑल अच्छा। इंडिया से लेके जी। जितनी भी फैकल्टीज हैं हमारे यहाँ से ही पढ़ी हैं, और इन सबको भी मैक्सिमम जो लोग थे उनको किसी किसी को शायद राशि याद हो या ग्रह नक्षत्र याद हो, ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनको कुछ नहीं आता था, लेकिन अच्छा। आज वो दिल खोल के आपको पढ़ा रहे हैं। मतलब ये सोचिए कि उन्होंने कितना समय दिया होगा, कितना उनके उसके पीछे वो डिवोटी रहे होंगे, कितना समर्पित रहे होंगे, अपना समय देना, रात रात भर जगना। जैसे नीता जी को ही मैं देख रहा था अभी पिछले 6 जी। महीने में, इन्होंने अपने घर के सारे काम छोड़ करके, यहाँ तक कि इनका रोज का जो घूमना फिरना था वो भी छोड़ के, इन्होंने केवल ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिष। बीनू वेंदिरता अभी हमारी इसी सेमेस्टर की छात्रा हैं, और वो यहाँ लोकल में रहती भी है, तो इनको 1-2 बार पता चला कि क्लास लोकल में भी हमारे को अरेंज हो सकती है कभी कभी, तो समय निकाल के वहां भी आ गई। यानी पढ़ने की मन में कितनी इच्छा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ललिता जी आप जरूर सीख जाएंगी, जी। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा और जितना बताएंगे उसे याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रवीण 1 में बेसिक को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। जी। बेसिक मतलब जो राशियां हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, भाव हैं, जो जो कारक मारक अकारक जो भी हम बता रहे हैं, उनको आप जी। अपनी दिमाग में रखिए, सेव करिए, तो 100% है कि आप जब अगला सेमिस्टर करेंगे बड़ी इजीली आप कुंडली देखना चालू हो जाएंगे। जैसे आप और ये किसी बताएंगे बताएंगे आप हमें पढ़ाएंगे तो इसको डायरी में नोट भी करना रहेगा ना? डायरी में नोट करिए, हम किताबें सजेस्ट करेंगे, वो किताब ले लीजिए, है ना? जी। आप जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे, मैं सबसे कहता हूँ, जितना केवल आप सीखेंगे। ललिता जी आपसे नहीं जी। कह रहा जी। हूँ, सभी स्टूडेंट से कह रहा हूँ, हाँ। जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे। हाँ वही टीचर क्योंकि जो बोल रहा है नोट कर। उसको सुनते जाओ, लिखते जाओ, कोट करते जाओ। जी। जी। वो जरूरी है नोट्स बहुत बनाना। जरूरी। जब हम जी। लिखते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं। जी। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन, इससे हटके भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू भैया। जय गणपति। कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हो, ज्योतिष की जिज्ञासा हो, जिसको लेकर के मैं आपको एक छोटा सा लेक्चर बना सकूं आपके लिए। याद करते हैं पर भूल जाते हैं, जैसे अब पढ़ा सब याद था, लेकिन जब अपन थोड़े दिन होते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर उसको याद कैसे रखें? अच्छा, देखिए, अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। हम किसी भी चीज को याद करने के बाद निरंतरता नहीं बनाएंगे तो हम भूल जाएंगे, और अगर हम उसे निरंतरता रखेंगे तो हम नहीं भूलेंगे। इस बात पे एक छोटी सी लाइन है, घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जली, और विद्या क्यों बिसरी। इसका सबका एक ही आंसर होगा, क्या होगा? क्या होगा? क्योंकि फेरा नहीं, फेरा समझते ना, फेरा मतलब अभ्यास। रोटी है तवे पे, आप उसे पलटोगे नहीं, जल जाएगी। जलेगी कि नहीं बताइए? पानी तो काफी यार, थोड़ा पूरे दिन में 1-1.5 गिलास पानी पीता हूं। जलेगी कि नहीं? जी सर। है, घोड़ा बिल्कुल जो जलेगी होता सर। है एक जगह पे बना हो, अगर उसे रोज घुमाओगे नहीं तो वो अड़ जाएगा, उसके पैर फिर काम नहीं करते। पान का पत्ता यदि इकट्ठे रख दोगे और आप उसे हर एक दिन बाद पलटोगे नहीं तो वो सड़ जाएंगे,
और नहीं तो आप महीने भर तक चला सकते हो, बस पलटते रहो। पूजा के लिए कभी पान लाते हो, आप इकट्ठे ले आते हो, तो आप उन्हें हर रोज पलट के रख दो, खराब नहीं होंगे, 10 दिन तक 15 दिन तक खराब नहीं होंगे। और ऐसे ही आपकी विद्या जो आपने सीखी है उसे आप कंटिन्यू में रखो। और कंटिन्यू रखने का तरीका क्या है? आप, एक तो तरीका यह है कि आप डेली का पंचांग देखिए। आपको मालूम है हमारा एवरीडे पंचांग आईकास्ट चैनल पे आता है, सब लोग देख पाते हैं कि नहीं? बिल्कुल जी देखते हैं सर। सर। देखते हैं लेकिन शायद पढ़ते नहीं है। सही। हमें प्रतिदिन उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि जनरल एस्ट्रोलॉजी की बुक में प्रथम अध्याय में इसके बारे में लिखा है। ये बात किसको मालूम है कि जनरल एस्ट्रोलॉजी में प्रथम अध्याय में पंचांग के महत्व के बारे में लिखा है? कोई बता सकता है? किसी ने पढ़ा उसको कि नहीं? रीता जी, मंडल जी, आप जी लोगों ने सर। पढ़ा जी सर। जी सर। पढ़ा ना? तो वहां पर लिखा है प्रतिदिन पंचांग श्रवण करना चाहिए, प्रतिदिन पंचांग पठन करना चाहिए। इससे हमें पता रहे कि आज कौन सा तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा वार है, सूर्य किस राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा किस राशि में चल रहे हैं, कौन सी ऋतु चल रही है, कौन सा अयन चल रहा है, कौन सा पक्ष चल रहा है। ये सब चीजें हमारे जीवन की दिनचर्या को निर्धारित करने के लिए बहुत जरूरी है। इसी से हमारा ज्योतिष चालू होता है। जब हम पैदा हुए थे ज्योतिष यहीं से चालू हुआ था। जैसे ही आप पैदा हुए, अब तो पैदा होने से पहले चालू हो जाता है कि भाई डॉक्टर साहब के पास गए और डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई इसको सिजरिन करना पड़ेगा, तो आप पंडित जी से पूछ लो किस तारीख में समय में कराना है। पहले ये नहीं था। पहले जब बच्चा हो जाता था तब आते थे कि भैया पंडित जी ये बच्चा हुआ है, इसका टेवा बना दो, इसके नक्षत्र मूल वगैरह देख लो, धान वगैरह शुद्धि वगैरह देख लो। तो पंचांग से ही तो देखते थे, ज्योतिष से ही तो देखते थे। आजकल तो पहले से हो जाता है कि ये तारीख डॉक्टर बता रहे हैं, उसमें देख लीजिए कौन सा नक्षत्र अच्छा है, कौन सी लग्न अच्छी है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है। हो गया कि नहीं? तो हमारा ज्योतिष तो हमारे जन्म से चालू हो गया। तो उस ज्योतिष को जब हम जन्म से चालू किए, लेकिन हमारे संग समस्या विसंगति क्या हो रही है? हम ईसा को मानने लगे, हम शालिवाहन को नहीं मान रहे, जो शालिवाहन शक की बात हो रही है। हम विक्रम संवत को नहीं मान रहे, हम अपने हिंदू जो पद्धति है, जहाँ तक की जो ज्योतिष पद्धति है उसको नहीं मान रहे। और इसी के पीछे, इसी के कारण हम भूल जाते हैं। विशेष करके जो आप ज्योतिष करने वाले लोग हैं, आप सबको जो ईशा की पद्धति है उसका आप स्मरण कीजिए, बना नहीं है, क्योंकि उसके बगैर संसार चलेगा नहीं। आपको इंटरनेशनल व्यवस्था में रहना है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी करना है तो आपको भारतीय पद्धति में भी जीना पड़ेगा। आपको प्रतिदिन मालूम होना चाहिए मास कौन सा है, पक्ष कौन सा है, तिथि कौन सी है, सब चीज मालूम होना चाहिए। क्यों? ये चीजें भी आपके ज्योतिष जगत से जुड़ी हुई है। इनकी क्लासेस जब हमारी होंगी तो बताएंगे। तो आप निरंतर, जैसे कोई निरंतर हनुमान चालीसा करता है तो उसे याद रहती है, कोई सुंदरकांड हर हफ्ते में एक बार करता है तो सुंदरकांड याद हो जाता है। वैसे ही आपने नक्षत्र वगैरह याद किए हैं तो एक क्रम बना लो कि मैं उसे, एक डायरी बनाइए पहले तो, और डायरी में सब लिखिए। और उस डायरी में आप पेज फिट कर दीजिए कि मेरे को ये 3 पेज रोज पढ़ना है रात को सोने से पहले। 1 साल तक ऐसा कर लो, फिर नहीं भूलोगे। और फिर कुंडलियां लगाओ, जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। P2 के बाद प्रवीण 2 और प्रवीण 2 के बाद जितनी कुंडलियां लगाओगे उतना ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि जब हम ठोकर खाते हैं तो याद रहता है। चलिए, याद करने का तरीका मैंने बताया, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप इस तरीके से याद कर सकें। और कोई क्वेश्चन? नहीं है किसी के मन में कोई बात? जय गणपति पंडित जी। सर जय गणपति। मेरे मन में एक ये क्वेश्चन था, जैसे कई जगह व्रत पूजन जो होता है उसमें, जैसे हमारी सासू माई रहती है एकादशी का, तो वो उदया तिथि वाला रहती हैं। तो कभी कभी ये होता है कि 5 बजे ही एकादशी खत्म हो गई सुबह, तो फिर 5 बजे के बाद तो पूरे दिन द्वादशी चली। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि फिर उस दिन एकादशी व्रत का फिर क्या मतलब है।
ओके ये मेरे मन में हमेशा उठता है सवाल। आपका प्रश्न तो बढ़िया है, और इस प्रश्न का उत्तर अभी इस मंच पे ज्यादा खुल के तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसका एकादशी का बहुत बड़ा पक्ष है। इसमें एक एकादशी का नाम है त्रिस्पर्शा एकादशी, जो नहीं, मेरा मतलब एकादशी मोस्टली सबके लिए यही करते हैं कि जैसे नहीं उदय तिथि करते वाले हैं, बस वो पूर्णिमा सही है, पड़ी तो वही सही पूर्णिमा है। को रह लिया। मैं आपकी बात का ही बता रहा हूँ कि वही सही है। सूर्योदय से 4 घटी पूर्व तक, यानी रात को 2 बजे के 2:30 बजे के आसपास भी यदि एकादशी आई है तो हमारे को दूसरे दिन की लेनी होती है। इसका एक अच्छा। सिद्धांत है। हमारे 5 प्रकार की संध्या होती है, जिसमें तुरीय संध्या का नाम भी है। आपने कभी तो जैसे आप हमारे ज्योतिष में आएंगे तो हम ये सब जब आपको ज्योतिष और खगोल पढ़ाएंगे, पंचांग पढ़ाएंगे, तो ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको। हाँ। मूर्त चिंतामणि का विषय है। अच्छा। और द्वादश भेदा एकादशी ही करना चाहिए। अगर द्वादश भेदा नहीं भी दिख रही है आपको, लेकिन वो भेद हो गई है क्योंकि वो तुरीय संध्या में आ गई है। इसका प्रमाण आपको धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में मिलेगा। चिंतामणि जी अच्छा। कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं, मैं बस ये पूर्णिमा बता रही थी, एकादशी या पूर्णिमा। मैं समझ गया। चिंतामणि जी चलिए। कुछ कह रहे हैं, बताइए। अच्छा, धन्यवाद। जी, मैं पूछ रहा था जैसे पंचांग में भी थोड़ी भिन्नता आती है। जैसे महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में अमावस्यांत मास का बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चलन है। आपका बात समझ गया मैं। और हमारे यहाँ 2 प्रकार के पंचांग हैं, एक अमांत और एक पूर्णिमांत, जिसमें पूर्णिमा अंत होने के बाद प्रतिपदा से नया महीना चालू हो जाता है, वो पूर्णिमांत होते हैं। जो कि हमारे उत्तर भारत में क्या मतलब ज्यादातर सभी जगह वही चलते हैं, लेकिन जो दक्षिण भारत में विशेष करके महाराष्ट्र में वो अमांत चलते हैं, यानी एक अमावस से दूसरी अमावस। तो जब आप खगोल शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें 4 प्रकार के मास मिलेंगे आपको, सावन मास, चांद्र मास, सौर मास। तो ये कुछ अमांत मास होंगे। तो संक्रांति मास, तो हम 4-5 प्रकार के जो महीनों के बारे में पढ़ेंगे उसमें ये विषय आपको क्लियर हो जाएगा कि अमांत मास। और अमांत मास भी मान्य है, ऐसा नहीं है। संक्रांति मास भी मान्य है, जो 14 तारीख के आसपास अभी संक्रांति हो रही है, इससे भी सौर मास होता है। तो बहुत प्रकार से इसकी गणना की जाती है, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे इधर नॉर्थ और इधर पूरा बेल्ट जो है आपका केवल महाराष्ट्र और साउथ को छोड़ के, शायद साउथ में भी थोड़ा सा है, अमांत मास लेते हैं। ज्यादातर पूर्णिमांत ही लेते हैं, ये पूर्णिमा को महीना पूरा होता है। उसके पीछे भी नाम का कारण है कि जब हमने महीने के नाम रखे हैं तो उसमें जो पूर्णिमा आती है उस दिन वो नक्षत्र होता है मैक्सिमम। 19 साल की जो साइकिल होती है उसमें अभी चेंज हो गया है थोड़ा सा, इस साल अभी चेंज है, नेक्स्ट ईयर से वापस आ जाएगा। जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन वही नक्षत्र होगा। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी कोई बता माघ, सकता है? मतलब माघ मास चल रहा है। तो माघ का माघ नक्षत्र होता है मघा। हम्म। जब पूर्णिमा आएगी, इस साल नहीं मिलेगा, इस साल एक दिन आगे चला जाएगा क्योंकि 19वीं साइकिल चल रही है। मघा नक्षत्र पूर्णिमा को मिलेगा। मैक्सिमम आप उठा लेना पिछला पंचांग, आगे पीछे सारे। इसीलिए पूर्णिमांत को हम प्रमाणिकता से कह सकते हैं, लेकिन अमांत भी गलत नहीं है, क्योंकि जब तिथियों की गणना होती है तो वो 0 डिग्री जब होती है, तिथि 0 डिग्री होती है 360 डिग्री पर। जब हम 12 डिग्री की एक तिथि है तो 360 डिग्री पर एक तिथि खत्म हो जाती है। तो जैसे ही हमारी नई डिग्री 12 डिग्री की जो तिथि आती है वो अमावस के बाद। तो इस तरीके से अगर हम उसे भी गणना कर रहे हैं तो वो भी गलत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल गलत नहीं है। एक नंबर वहीं से चालू होता है। शुक्ल पक्ष का पहला दिन जो होता है वो 12 डिग्री होता है, इसलिए वो भी गलत नहीं है। इस पे हमारी जब पढ़ाई होगी खगोल शास्त्र के आधार पे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। और हर एक का अपना महत्व है, हर एक को हर जगह लॉजिकली प्रयोग किया गया है। अमांत का कहाँ प्रयोग करना है, पूर्णिमांत का कहाँ प्रयोग करना है, संक्रांति का कहाँ प्रयोग करना है, बृहस्पति संहिता में बहुत अच्छे से जब हमारा मुंडन एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग होगा उसमें इस सब का प्रयोग होगा। और किसी के मन में? ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम सर्वे बंतु के साथ आज की क्लास को विराम करते हैं। कल की क्लास 11 बजे होगी। आपके पास सबके पास लिंक आया था क्या मेल पे? हैंड राइज कर दे, इसके अंदर हैंड राइज का चिन्ह है आपके इसमें कि हमारे पास लिंक बाय मेल आया था। आया था। हाँ, 1 2 3। जिसके पास नहीं आया हो प्लीज हमें बता देना, तो हम आपका मेल आईडी उसमें जोड़ देंगे, जिससे कि आपको व्हाट्सएप पर लिंक की आए या ना आए
उसकी परवाह नहीं करनी है और आपको पहले से पता चल जाएगा कि हमारी क्लास कितने बजे और कब है। कल की क्लास 11 बजे होगी, उसका लिंक आपको सुबह तक मिल जाएगा, मेल पे आ जाएगा। फिर भी हम फॉर्मेलिटी के लिए उसमें आरती जी से बोलेंगे कि वो भेज देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की। एडमिशन, बुक्स आदि से संबंधित कोई भी बात करनी हो आप आरती शर्मा से कर लेना, नंबर आपके पास होगा। जय गणपति। जय गणपति की सर, थैंक यू। जय गणपति सभी को। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति। जय गणपति सर।